नमस्कार, मैं आशीष गुप्ता अब जागृति मतदाता मंच की ओर से स्वागत करता हूं हमारे आज के वक्ता मोहम्मदी अक्का, जिन आमंत्रित हैं हमारे साथ चर्चा करने के लिए और हमारी समस्या और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, जो कि हमारा विषय है आज राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रेम। जैसा कि सबको विदित है कि जेएनयू से पिछले 20 दिन के अंदर एक विवाद सा उभरा है, जो न सिर्फ राष्ट्रीय पटल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने देखा कि किस प्रकार जेएनयू के अंदर दो पक्ष हैं, जिनमें एक पक्ष यह मानता है कि दोनों ही पक्ष अपने राष्ट्रवादी होने का दावा कर रहे हैं। एक पक्ष वह है जो हमें यह बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से पिछले 200 सालों में हमने यूरोप से राष्ट्रवाद को सीखा और उस राष्ट्रवाद को हमने अपने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पर लागू करने की कोशिश करी, और वो राष्ट्रवाद किस तरह से दबाव के आधार पर लागू किया जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा समूह है जो हमें ये समझा देना चाहता है कि इसके ऊपर चर्चा ना की जाए और इसकी जो राजनीतिक सीमाएं हैं उनको राष्ट्रीय मानकर सभी उसके प्रति समर्पित हो जाएं। हाँ, तो अब मैं और हमारे सुनने वाले सभी जानना चाहते हैं कि आप राष्ट्रीयवाद और राष्ट्रीय प्रेम को कैसे देखते हैं और आपके उनको पैमाने क्या हैं? इससे पहले कि हम ये जानें कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र प्रेम क्या है, हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि राष्ट्र क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विवाद है उस विवाद के मूल में अगर हम जाते हैं तो बड़ी चीज़ आती है राष्ट्र। हम कहते हैं कि भारत, इंडिया या हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, लेकिन इसी देश में रहने वाले और इसी देश से सिंचित पोषित लोग और इसी देश को अपना देश कहने वाले लोग वही ये कहते हैं कि नहीं, हम जहाँ रह रहे हैं वो एक राष्ट्र नहीं है। तो पहली चीज़ ये उठती है कि क्या भारत एक राष्ट्र है? जैसा कि अभी तक जो सुनने में मुझे आ रहा है उसमें ये लगता है कि एक तरफ तो ये दावा है, एक तरफ ये दबाव है, एक तरफ ये आग्रह है कि भारत एक राष्ट्र है और इसको बिना बहस के मानना चाहिए। संविधान के दायरे में भी हम एक राष्ट्र में रहते हैं, भारत एक राष्ट्र है और उसमें क्वेश्चन पुट अप नहीं किया जा सकता। 1947 में जितने भी राज्य थे, जितने भी स्टेट थे, उन्होंने स्वेच्छा के साथ अपना विलय किया और एक अक्षुण्ण राष्ट्र भारत की स्थापना की। लेकिन जब ये सवाल उठने लग जाता है और बड़ी तेजी के साथ फैलने लगता है, यद्यपि उससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें लगातार होती रही हैं समय के साथ साथ। कई बार कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने ये कहने की कोशिश की कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, कईयों ने कहने की कोशिश की कि अरुणाचल या जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, उसके साथ भारत का सामंजस्य नहीं बैठता है। कभी पंजाब की मांग उठी अलग से, कभी तमिलनाडु की मांग उठ रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में बहुत बार अलग अलग तरह की डिमांड्स उठी, मांग उठी, जिसमें ऐसा लगा कि शायद भारत जो है, भारत का जो मानचित्र है वो दरक रहा है या भारत के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन समय के साथ हम देखते हैं कि सारे तूफान आते हैं और चले जाते हैं। बड़ी बात ये उठती है कि क्या राष्ट्र 1947 के बाद भारत जब बन गया तो उसकी स्वीकार्यता भारत में हुई कि नहीं हुई? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दुनिया में हम जहाँ भी देखते हैं, चाहे हम अमेरिका की ओर देखें, चाहे हम ब्रिटेन की ओर देखें, चाहे हम फ्रांस और जर्मनी की ओर देखें, चाहे चीन की ओर देखें, चाहे सोवियत रूस की ओर देखें, जो रशिया है उसकी तरफ हम देखें, तो हमने ये देखा है कि वहाँ भौगोलिक सीमाएं कई बार बनी हैं, बिखरी हैं, जुड़ी हैं। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत में जिसे हम राष्ट्र कहते हैं और जिसे हम भारत के बाहर राष्ट्र कहते हैं, क्या ये दो दर्शनों में कोई जोड़ है कि नहीं है? ठीक है, यानी कि हम राष्ट्र को समझे उससे भी पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्या जिस तरीके से भारत में राष्ट्र को समझा जाता रहा है बरसों से, क्या वैसे ही पश्चिम ने भी समझा है? या जिस तरीके से पश्चिम ने डिफाइन किया है, या सो कॉल्ड इंटेलिजेंस ने या अकादमी ने या एरिस्टोटल के बाद जिस तरह से दुनिया ने समझने की कोशिश की है राष्ट्र को, क्या भारत में ठीक उसी तरह से राष्ट्र को आज तक समझा गया है? क्योंकि एक बड़ी बात है
कि राष्ट्र को लेकर के आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि 150 से 200 सालों के भीतर आपका राष्ट्र बन करके खड़ा होता है। इसके माने कि जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी करते हैं तो वहाँ से हम भारत को एक सर्टेन नेशन की तरह देखना शुरू करते हैं, है ना, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो पहली चीज़ हमें उन चश्मों में ज़रा सा झांकना पड़ेगा। जब हम भारत के बाहर के चश्मे से देखना शुरू करते हैं तो हमें पता लग जाता है, तुरंत पता लगता है कि भारत के ठीक बाहर निकलते अगर आप सिर्फ चीन तक भी चले जाएं तो राष्ट्रवाद की या राष्ट्रीयता के मानी या राष्ट्र के मानी बदल जाएंगे। चीन एक बहुत संगठित राष्ट्र रहा है और लगभग एक ही संस्कृति के साथ बरसों हजारों सालों तक रहा है। इसी तरीके से जब हम अमेरिका की ओर देखते हैं या यूरोप की तरफ देखते हैं तो ज़्यादातर देशों में सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत लंबे अंतराल में हुए और ले दे करके वो कहीं ना कहीं एक जगह जाकर के सीमित हो गए। जैसे कि पूरा का पूरा यूरोप लगभग ईसाइयत की जब रेनेसा जब क्रिश्चियनिटी का चलता है तो लगभग पूरा यूरोप ही ईसाइयों में बदल जाता है, ईसाइयत को अपना लेता है। इसी तरह से अरब और अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से इस्लाम के रेनेसा में आ जाते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से चीन एक बार बुद्ध के रेनेसा में जाता है और उसके बाद वो कम्युनिस्ट जो एक रेवोल्यूशन रहता है उसके अंदर चला जाता है। लेकिन क्या भारत के अंदर ऐसा कभी हो सका? क्या भारत के भीतर कोई एक धार्मिक या कोई एक विचारधारा पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में लेने में सफल हो पाई? हमें इस पर जरूर बात करना होगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं राष्ट्र तो राष्ट्र दो खंडों में बटा होता है। हम किसको राष्ट्र कहते हैं? मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। जेएनयू का जो एक पक्ष है उसका अभी जो आरोप है और तर्क है वो यही है कि भारत के अंदर जो संघ है वो अभी इसी तरह के एक राष्ट्रवाद के अंदर भारत को धकेल देना चाहते हैं। किस तरह के? जिस तरह का आप बात कर रहे हैं कि जैसे बुद्ध के रिनेसा से निकला या ईसाइयत के रिनेसा से निकला, तो उनका मानना यह है कि अभी जो संघ है वो एक प्रोपोगंडा और षड्यंत्र के तहत पूरे राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। तो आप उससे कहाँ तक? मेरी बात अभी मैं उसी पे कंटिन्यू हूँ। अभी मैंने ये कहा कि क्या भारत के पास जो राष्ट्र है, नेशन, देखो एक बहुत पुराना आरोप है कि भारत के पास नेशन नहीं था। कुछ जो इस्लामिक फेवर से जो बातें करते रहे वो ये कहते हैं कि भारत को तो मुगलों ने देश बनना बताया कि कैसे आप एक देश बन करके रहते, उन्होंने पहली बार राष्ट्र बनाया। जो थोड़ा आगे बढ़ते हो कहते नहीं साहब इन्हें अंग्रेज़ों ने बना करके हमें राष्ट्र दिया, वरना हमें तो राष्ट्र का आता पता नहीं था। अगर रेल लाइन नहीं बिछी होती तो हम किसी राष्ट्र के नहीं होते। कुछ ऐसी तरह तरह की बातें। लेकिन हमने समझना है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। पहली बात कि जैसे हम चीन की तरफ नज़र डालते हैं कि चीन पहले कन्फ्यूशियस के उसमें है, उसके बाद वो फिर बुद्ध के उसमें है, फिर अरब को जैसे मैंने कहा कि वो जैसे ही अपने ट्राइबल अपने कबीलों से बाहर निकलता है तो इस्लाम के उसमें चला जाता है, यू नो। देखिए सबसे पहले हम देखिए राष्ट्र बनता कैसे, चाहे वो भारत में बने, चाहे चीन में बने, चाहे अमेरिका में बने, चाहे रशिया में बने, लेकिन राष्ट्र की कोई मौलिक अवधारणा है? राष्ट्र की परिभाषा कैसे होगी तय कि इसे हम राष्ट्र कहेंगे? ये पहला क्वेश्चन है। तो राष्ट्र की जो अवधारणा समाज दर्शन के अंदर व्याप्त है वो ये है कि एक भौगोलिक सीमा, पहली चीज एक भौगोलिक सीमा, आप उस भौगोलिक सीमा के बगैर किसी राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। तो पहले तो एक निश्चित और निर्धारित भौगोलिक सीमा और उसके अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं उनका स्थायी प्रेम अपने उस भौगोलिक क्षेत्र के प्रति, समझ रहे हैं? यानी एक सीमा रेखा के अंतर्गत जो लोग रहते हैं वो लोग जब उस सीमा रेखा के प्रति एक स्थायी प्रेम रखते हैं, कभी नहीं मिटने वाला जो प्रेम रखते हैं, उससे ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इसमें पहली चीज ये तय हो जाती है कि कोई भी राष्ट्र तब तक पैदा नहीं हो सकता है जब तक कि उस राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज आती है उस राष्ट्र के प्रति प्रेम। क्यों? क्योंकि कई बार सीमाएं छोटी और बड़ी हो सकती हैं, कई बार वो कट छांट सकती हैं, लेकिन अगर हमने इतिहास में देखा है कि यदि उस सीमा के प्रति, उस सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों का लगाव और प्रेम लगातार बना रहा है तो उन्होंने उन सीमाओं को वापस हासिल कर लिया है, दोबारा से प्राप्त कर लिया है। आप बात समझ रहे हो? तो अब हम उसके और थोड़ा पीछे जाएंगे, क्योंकि अब यहां पे दो खंडों में हमारी बात बढ़ गई कि राष्ट्र फिजिकल भी है और राष्ट्र अपने आप में मेटाफिजिकल भी है। जिसे हम नेशन कहते हैं वो नेशन एक ही समय में भौतिक भी है और एक ही समय में मानसिक भी हो जाता है, स्थूल भी है और मानसिक भी है।
तो अब हमने ये यहाँ तय करना बहुत ज़रूरी है कि क्या राष्ट्र जब कोई बनता है तो वो ज़्यादा जीवित कहाँ पर होता है, वो अधिक कहाँ पर जिंदा होता है, वो अपने स्थूल रूप में ज़्यादा जिंदा होता है कि वो अपने सूक्ष्म रूप में, यानी कि वो अपनी मानसिक अवस्था में ज़्यादा जीवित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पश्चिम जब आपको समझाने की कोशिश करता है तो आमतौर पे वो राज्य की परिभाषा देते समय वो ये कहना चाहता है कि भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक विशेष तरह की राजनीतिक व्यवस्था का लागू होना, एक विशेष तरह की राजनीतिक व्यवस्था का बना रहना, दैट वही नेशन कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। हकीकत ये है कि राष्ट्र में पहले राष्ट्र का विचार आता है, बाद में उसकी भौगोलिक सीमाएं तय होती हैं, उसके बाद उसकी विधि आती है, कानून आता है, न्याय, सरकार उसके पीछे आती है। तो जब हम भारत के बारे में बात करेंगे तो हमको ये दिखाई दे, पहले हमें ये खोजना पड़ेगा कि भारत में राष्ट्रीय विचारधारा का उदय कब से होता है। आखिर भारत में राष्ट्र की कोई विचारधारा है तो कब से है और कहां से है? क्योंकि जब आप पुराणों की ओर देखते हैं तो प्रायः पुराणों में त्रैलोक्य, तीनों लोकों की बात होती है। धरती पर, स्वर्ग पर और पाताल में पृथु का राज्य था, रघु का राज्य था, राम का राज्य था, रावण का राज्य था। ये बहुत तरह की बातें होती हैं, जिसकी वजह से जब पश्चिमी विद्वानों ने भारत को ऐतिहासिक रूप से छानने की कोशिश की तो उनको लगा कि यहाँ तो राष्ट्र की अवधारणा का अभाव है, क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया जा पा रहा है कि दरअसल राम जब शासन कर रहे थे तो कितने प्रदेशों के ऊपर उनका शासन चल रहा था, कहां से कहां तक उन्होंने अपनी सीमा बांधी हुई थी और कितनी दूर तक उनका अपना जो बनाया हुआ कानून था या न्याय व्यवस्था थी वो काम कर रही थी। ठीक है, ये पहला सवाल उठ जाता है। तो भारत के जिस इतिहास पे आमतौर पे तथाकथित दक्षिणपंथी लोग दावा करते हैं, उसके साथ समस्या ये है कि उस इतिहास को मिथोलॉजी के दायरे में डाल दिया गया है और सामान्य तौर पर वो मिथोलॉजी ही ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है। ये भी बड़ी सच्चाई है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट या साम्यवादी लोगों के लिए, तो यहां पर एक बात हमें बहुत अच्छे से जान लेनी होगी कि साम्यवाद की जो विचारधारा है, जो मार्क्स की विचारधारा है, मार्क्स की विचारधारा में राज्य या राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं है। वो पूरी दुनिया में जब मार्क्सिस्ट देखता है या जब मार्क्स देखता है या जब साम्यवादी देखता है तो वो ये कहता है कि राज्य, स्टेट, देश, वो मूलतः पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का एक इक्विपमेंट मात्र है, वो एक उपकरण है जिससे कि पूंजीपति अपना लाभ लेते हैं और गरीबों का शोषण करने का एक तरीका होता है। इसलिए साम्यवाद अपने 3 स्टेजेस में जब वो राज्य को डिफाइन कर रहा होता है, राष्ट्र को, तो पहले में वो राष्ट्र को बर्दाश्त करता है, दूसरे में वो राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करता है और तीसरे में वो कहता है एक राष्ट्र विहीन मानवता का हमें जन्म कराना है इस धरती के ऊपर। ठीक है, साम्यवाद में राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं है। साम्यवाद की सीधी सी बात होती है कि वह राष्ट्र विरोधी, उसके मूल तत्व में राष्ट्र विरोध है, वो हमेशा राष्ट्र विरोधी है। ऐसा कहने की जरूरत नहीं, किसी भी साम्यवादी अगर ये प्रिटेंड करने की भी कोशिश कर रहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूं और हमारा राष्ट्र से प्रेम है, तो या तो वो साम्यवादी नहीं रह गया, उसे संक्रमण हो गया थोड़े समय में दक्षिणपंथियों के साथ रहते रहते। और यदि वो ये कहता है कि नहीं साहब हमारे पास एक नए तरह का राष्ट्रवाद है, तो मुझे लगता है कि फिर भी वो अपनी उस पुराने सिद्धांत से बाहर निकलने, अपने ओल्ड टेस्टामेंट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और एक न्यू टेस्टामेंट गढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो न्यू टेस्टामेंट वो गढ़ रहा है, वो क्यों गढ़ रहा है? क्या इसलिए क्योंकि उसको राजसत्ता चाहिए? क्योंकि मार्क्स की पूरी अवधारणा जो जिस तरह से मार्क्स ने बनाया है वो एक बहुत बड़ी यूटोपिया से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आप ये कहते हैं कि मिथोलॉजी है, कि राम राज्य एक मिथोलॉजी है जहां पर शेर और बकरी एक साथ एक ही घाट पर पानी पीते थे, तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ी मिथोलॉजी है, एक मिथक है कि हम जब ये कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं, भविष्य का एक मिथक कह लीजिए आप, कि हमने एक ऐसे मिथक को तैयार करके जनता के बीच में फेंक दिया है, एक ऐसे दिवा स्वप्न को दे दिया जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में एक दिन हर एक मनुष्य एक ही प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा, सब एक ही तरह से रहेंगे, जिसे साम्यवाद बार बार जिसका दावा करता है, कहता है वहां कोई दलित नहीं होगा, वहां कोई ब्राह्मण नहीं होगा, वहां कोई ऊंचा नहीं होगा, वहां कोई नीचा नहीं होगा, वहां कोई अमीर नहीं होगा, वहां कोई गरीब नहीं होगा। लेकिन क्या ये संभव है? सोवियत रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जर्मनी में इसका उदाहरण रहा, चीन में इसका उदाहरण रहा है। चीन आज धीरे धीरे पूंजीवादी होने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपना पैटर्न बदलने की कोशिश की है।
भारत के अंदर भी जहां जहां साम्यवादी, विशेष करके बंगाल में ही साम्यवादियों का प्रभाव रहा, लेकिन बंगाल की दुर्गति और बंगाल के अंदर जो एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, वो बताता है, इस चीज को साबित करता है क्या हट गया उतने सालों में, 30-35 सालों में किस व्यवस्था को बंगाल मिटाने में सफल हो गया। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक ऐसी अवधारणा या एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि राष्ट्र को मानता ही नहीं है, एक ऐसा विचारक जिसने साफ साफ कहा कि राष्ट्र का होना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य जाति के लिए, एक ऐसा विचारक जो कहता है कि राज्य अमीरों का गुलाम है, अमीरों का दास है, अमीरों का पोषण करने के लिए बना हुआ है, आप कैसे ये मान सकते हैं कि उस सिद्धांत को मानने वाले या उस सिद्धांत से प्रभावित लोग राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार करेंगे या मान लेंगे? तो पहली बात तो आपको माफ कर देना चाहिए सभी वामपंथियों को और सभी साम्यवादियों को कि यदि वो राष्ट्रद्रोही कृत्य कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि ये तो जीनोम में है, ये उनके जीनोम का हिस्सा है। आप इसको अगर नहीं मान, अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो शिर्क कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी किताब है वो ये उनको बता रही है बार बार कि तुमको तो राष्ट्र के खिलाफ होना है। आप आसानी से जान सकते हैं भारत में राष्ट्र की अवधारणा थी या नहीं थी। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है और उस श्लोक में एक सीमा बताई जाती है। उस सीमा को सामान्य भाषा में ये कह रहा हूं कि उसमें ऋषि कहता है कि वह जो हिमालय से शुरू होता है, यानी जिसके मस्तक के ऊपर हिमालय का सूर्य निकलता है और जिसके पैरों को महासागर धुलता है, उसके मध्य में बसे हुए भारत को मैं प्रणाम करता हूं। तो यहां एक बात तो सिद्ध हो जाती कि अंग्रेजों से बहुत पहले एक भौगोलिक सीमा भी हमारे सामने थी जिसको हम राष्ट्र के तौर पे देखते थे। दूसरी बात कि हमें बहुत गहराई से अनुभव करना होगा कि राष्ट्र का निर्माण कैसे, तो जैसे मैंने कहा कि एक भौगोलिक सीमा और दूसरी चीज है उसका स्थायी प्रेम। तो ये स्थायी प्रेम किसके प्रति और कौन करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक राष्ट्र के प्रति स्थायी प्रेम आप तब न करेंगे जब आप उस राष्ट्र से परिचित होंगे। तो क्या राष्ट्र के माने खेत खलिहान, मकान, जमीन जायदाद, नदी पहाड़, इसके प्रति स्थायी प्रेम का होना मुझे लगता नहीं कि बहुत नैसर्गिक होगा। लगता है ये नहीं हो सकता है। जो बड़ी बात है वो ये होती है कि किसी भी राज्य की उत्पत्ति होने से पहले राजनीति की उत्पत्ति होती है, राजनीति की उत्पत्ति होने से पहले संस्कृति की उत्पत्ति होती है, संस्कृति की उत्पत्ति होने से पहले एक सभ्यता उत्पन्न होती है, उस सभ्यता के उत्पन्न होने से पहले एक समाज, एक संगठित समाज उत्पन्न होने की कोशिश करता है। वो जो समाज होता है, नहीं वैसे तो समाज और सभ्यता आपस में लिंक्ड हैं, बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी सभ्यता थोड़ा उसका परिष्कृत रूप है। लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने किसी विधान पर, किसी सोच पर एक मत बनाना शुरू किया और उसके बाद उसका परिष्कार सभ्यता हुआ और उसके बाद जो उसका सांस्कृतिक रूप था वो जाकर के संस्कृति बन करके आया। उसके बाद उस व्यवस्था के ऊपर जब एक मत मोहर लग जाती है तो राजनीति बन जाती है और वही राजनीतिक राज्य का निर्माण करती है। लेकिन सभ्यता और समाज से पूर्व क्या होता है? तो सभ्यता से पूर्व होती है अवधारणा, कॉन्सेप्ट, विचार, और अवधारणाओं का जो जन्म होता है वो आस्थाओं पर होता है। समझ गए? तो पहली चीज होती है आस्था। किसी भी राष्ट्र को पहचानने के लिए आपको उसकी आस्था को तलाशना पड़ता है कि क्या उस राष्ट्र में कोई आस्था थी या है या हो सकती है। अगर आस्था नहीं है, जिसे हम सामान्य भाषा में धर्म कह सकते हैं, रिलीजन कह सकते हैं, तो हम किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर जहां भी कोई राष्ट्र आप देख सकते हैं, सभी जगहों पे रिलीजन मुख्य भूमिका निभाता है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन ईसाइयत के दबाव में नहीं रहता? क्या आप कह सकते हैं फ्रांस और इटली में ईसाइयत का दबाव नहीं है? यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी हावी नहीं है? क्या आप बैठ करके अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर आप उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिलाने के लिए कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि वॉशिंगटन डीसी की सड़कों के ऊपर चूंकि काफी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान आकर के बस गए हैं, बहुत सारे सरदार बस गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर पंजाबी और उर्दू के अंदर भी आपको बोर्ड्स लगाने चाहिए? आप ऐसा कोई डिमांड नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के पास एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत वो रहता है, आपको उसी के अंतर्गत उसकी नेशनलिटी को स्वीकार करना पड़ता है। अगर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आप राष्ट्रद्रोहियों की ही संज्ञा में होते हैं। इसी तरह से ब्रिटेन के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो ब्रिटेन में ईसाइयत का प्रभाव है और वो पूरे कानून पर वो दिखाई देता है।
अगर आप ब्रिटेन का कानून देखते हैं जो पूरी तरह से भारत में भी लगभग उठा करके रखा गया है, तो उसमें हर जगह वहां पर ईसाइयत की छाप नजर आती है। उसमें मनुस्मृति के बहुत कम हिस्से हैं और शायद उसमें कुरान की शरिया के भी बहुत कम हिस्से क्या होंगे। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार का वामपंथी संगठन भारत पे आरोप लगा रहा है कि भारत के अंदर भी एक जो हिंदू विचारधारा है या धर्म है उसको ही थोपने का प्रयास हो मेरी रहा बात है? पहले खत्म होने दो। तो जैसा भी आप अन्य राष्ट्रों के बारे में बता रहे मेरी हैं, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में आस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। आस्था यानी रिलीजन, धर्म। क्योंकि रिलीजन जो होता है वही अंततोगत्वा एक समाज को संगठित करता है। हम इतिहास से खड़े होंगे ना, हमें आज पे खड़े होकर बात नहीं करनी होगी। यद्यपि आज भी रोज नए रिलीजन बन रहे हैं। अगर नए रिलीजन नहीं बन रहे होते तो जिनको एक पर्टिकुलर रिलीजन बता रहा है कि वो हेय थे, धूर्त थे, दुष्ट थे, खराब थे, जिन्हें हम असुर कहते हैं, अचानक से उन्हें पूजनीय बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि आस्था कहीं जीवित है। कोई नई चीज क्यों नहीं गढ़ी गई? एक नई कथा का सृजन क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दलितों के उद्धार के लिए आप एक नई बात नहीं कह सकते। ये तो बड़ी मजेदार बात यह है कि अगर मुझे जेएनयू की तुलना ऑक्सफोर्ड से करनी है तो मैं ऑक्सफोर्ड की अच्छाइयां गिनाने में और जेएनयू की अच्छाइयां बताने में मैं फोकस करूंगा कि मैं ये बताने में कि कहां कहां से ऑक्सफोर्ड से जेएनयू छोटा हो गया है, कहां कहां घटिया हो गया है। मैं ये बताने, समालोचना में ये दोनों पार्ट आएगा। लेकिन अगर हमको यह तय करना है कि जेएनयू को हमें ऑक्सफोर्ड की हाइट देनी है तो हमको क्या करना होगा? हमको यह गिनना होगा कि ऑक्सफोर्ड में ये खराबियां थी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि लंबे समय से ब्राह्मणवाद ने आप पे कम, पहली बात तो ये व्हाट इज दिस ब्राह्मणवाद? इस देश में एब्यूज देने के लिए, एब्यूज करने के लिए बहुत बड़ा स्पेस बना हुआ है। यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है इस डेमोक्रेसी के अंदर जो पैदा हुई है कि आप उस हर एक चीज को एब्यूज कर सकते हैं, उस हर एक चीज को गाली दे सकते हैं जो थोड़ी भी अच्छी दिखाई देती रही है इतिहास के अंदर, और ये भारत को सिखाया गया है। एक तरफ जहां अमेरिका माचू पिच्चू खोज के अपनी संस्कृति को तलाशने में लगा हुआ है, जहां पे रशा अपनी गुजरी हुई संस्कृति को खोजने की कोशिश कर रहा है, चीन अपनी संस्कृति की कहानी कम्युनिस्ट जमाने में भी सुनाने से बाज नहीं आ रहा है, जापान अपने टेक्नो एरा में भी अपनी संस्कृतियों को, अपनी सभ्यता को, अपनी रिलीजन को बचाने को और उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में भारत के अंदर जैसे ही आप बात करते हैं उस आस्था की जो सबसे प्राचीन भारत के अंदर रही है और पूरे विश्व में रही है, तो आपको अचानक से कहा जाता है कि आप ब्राह्मणवादी हैं। लेकिन वही जो तथाकथित ब्राह्मणवाद कहने वाले जो स्कॉलर हैं वो बार बार ये भी दावा करने की कोशिश करते हैं कि आपके वेद के अंदर तमाम ऐसी ऋचाएं हैं जिनको कि गैर ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है। वेद में तो शूद्रों को भी बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, स्त्रियों को भी दिया गया है। तो सवाल एक बहुत बड़ा उठता है कि ये है क्या? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक विरोध है, एक जेलसी, एक नफरत है जिसमें गलत काम किया जा रहा है एक राष्ट्र के प्रति। लेकिन बड़ी बात जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आस्था आपकी मजबूरी हो जाती है। तो यदि तुमको बात करनी है दलितों को संगठित करने के लिए, वैसे भी दलित क्यों है अभी तक दलित कहे जा रहे हैं, अभी तो ये भी एक बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है। क्योंकि आजाद भारत में जहां एक तरफ आपका संविधान आपको सुविधा और वास्तव में सुविधा देता है, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र आपको दिखाई देता हो जहां पर कि दलितों का प्रवेश सरकारी तौर पे बंद हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है। अब आप खाप पंचायतों या थोड़ी सी जगहों पर जो बैठ करके जो हो रहा है वो तो एक बहुत बड़ी सामाजिक चेतना की बात है, लेकिन उससे आप राष्ट्र को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। एक नेशन तो आपको बिना, भारत के अंदर बगैर किसी वर्गीकरण के आपको जीने की सुविधा दी जा रही है। आपको स्कूल में इसलिए रोका जा रहा है कि आप दलित हैं। तो निश्चित रूप से ये शब्द तो पहले हटे, अब दलित कहने की प्रवृत्ति तो पहले बंद हो। लेकिन आप दलित कहने की प्रवृत्ति को बंद नहीं करेंगे क्योंकि इससे एक राजनीतिक साध्य है ना, आप इससे अपनी राजनीति साधते हैं। आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, आप बार बार किसी को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम जिस राष्ट्र के अंदर रहते हो ये राष्ट्र तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इस तरह की बातों का क्या अर्थ? और फिर आप उसी राष्ट्र की कहानियों को तोड़ मरोड़ के उल जुल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं,
आपके देश के अंदर तो ब्राह्मणवाद रहा है, उस ब्राह्मणवाद में ऐसा रहा है वैसा रहा है, वहाँ अच्छे लोगों को असुर कह करके फेंक दिया गया है। पर असुर शब्द जो तुम्हें मिलता है वो अभी तो ब्राह्मणों ने दिया है, यह तुम्हारी इजाद तो है नहीं, तुमने नहीं खोजा तुम्हारी भाषा के अंतर्गत। ब्राह्मण ग्रंथों से निकल करके असुर आता है तो कम से कम यह तो परित्याग कर दो। लेकिन असुर रखने से चूंकि तुमको एक संगठन बनाने का मौका मिल जाता है तो तुम बनाते हो। और यहां मजेदार बात यह भी याद रखनी चाहिए कि यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर हमको पीछे झांकना चाहिए कि साहब हमारे यहां पुराणों में लिखा हुआ है कि और जब कलयुग अपने चरम पर आ रहा होगा वह ब्राह्मण द्वारा रचित पुराण, ऐसा दावा है, तो असुरों का साम्राज्य होगा। तो क्या यह उसकी प्रारंभ है? क्या यह ब्राह्मणों की उस प्रेडिक्शन को पूरा करने की तैयारी है? क्या ब्राह्मणों को स्थापित करने की तैयारी हो रही है कि लीजिए पंडित जी आपने चूंकि कहा था आज से 1000 साल पहले, इसलिए अब हम असुरों का एक साम्राज्य बना करके भी दिखाएंगे। ये तो बहुत विचित्र सी बात है ना। मौलिक चीज यहां पर जानने की ये थी कि बगैर आस्था के आप एक नास्तिक संस्था भी नहीं बना सकते, वहां भी आपको एक आस्था रखनी पड़ती है। राम नहीं हम रावण की पूजा करेंगे, दुर्गा नहीं हम महिषासुर को आइडल बनाएंगे। लेकिन आप एक आइडल बनाओगे, आप एक केंद्र बनाओगे और उसके चारों ओर आप जमा हो जाओगे। इस चीज को मैं कह रहा हूं कि बगैर एक केंद्र के, बगैर एक आस्था की किसी भी नेशन की कल्पना नहीं होती है। तो अब हमारा यहां पे जो खोज है हमारी वो ये होनी चाहिए कि क्या भारत के पास कोई ऐसा केंद्र था, कोई ऐसी बिंदु था जो भारत को नेशन बनाए हुए था? अगर ये बिंदु नहीं था तो निश्चित रूप से हमने राष्ट्र को कहीं ना कहीं से उधार मांगा है। चाहे हमको तुर्कों और मुगलों ने हमें राष्ट्र दिया है, चाहे अंग्रेजों ने दिया है। अब महत्वपूर्ण बात है कि क्या को ऐसे बिंदु के तौर पे देखते हैं जो हमारे, वो स्पष्ट है ना, मैंने तो कह दिया कि आस्था धर्म मौलिक बिंदु है। अब हम जिन बड़े बड़े राष्ट्रों की चर्चा कर रहे थे, हम वापस उसी सीन में आके भारत को देखेंगे और भारत की राष्ट्रीयता को समझने की कोशिश करेंगे, भारत के नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे और इसके पैट्रियोटिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि जिस अरब के भीतर एक बहुत महान संस्कृतियां, जिस अरब और ईरान और फारस के बीच में जो बहुत बड़ी संस्कृतियां उठी, जैसे मिस्र की संस्कृति उठी, बेबीलोन की संस्कृति उठी, ये संस्कृतियां उठी और कुछ हजार सालों के बाद दुनिया से विलुप्त हो गई। आज वो संस्कृतियां नहीं बची हैं, न वो राष्ट्र बचे। अरब ने इस्लाम को कबूल किया, अफ्रीका ने कबूल किया। आज इजिप्ट में आप जाते हैं तो इजिप्ट के अंदर 100 में से शायद 90% सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, लगभग 100% इस्लामिक है। लेकिन वो सब जो कुफ्र और शिर्क के अंतर्गत आता है उसे भी मिस्र ने सुरक्षित करके रखा हुआ है, जिसे कुरान कहती है कि ये अल्लाह ने ये जो सजा दी फिरौन को, फरोज को, उसके ताबूत को सुरक्षित करती है और उससे करोड़ों रुपए बनाते हैं। आप जरा उस पिरामिड पे बुलडोजर चला दीजिए, उसे हटा दीजिए, वहां के सारे जितने भी ममीज हैं उनको खत्म कर दिए, फिर मिस्र में जरा देखिए पर्यटन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि रिलीजन के तौर पर तो मिस्र में इस्लाम चला जाता है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर कहीं ना कहीं अभी जो इजिप्ट है अंदर से अपनी अंगड़ाई लेने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि एक धर्म का वहां पर प्रभाव है, पूरी ताकत के साथ प्रभाव है, इसलिए वहां पर आपको ये सुर निकालने के लिए जगह नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इस्लाम एक डिक्टेटर रिलीजन है, ठीक वैसे जैसे कि क्रिश्चियनिटी एक डिक्टेटर रिलीजन होती है। आप पोप के खिलाफ जाकर के ईसाइयत में कोई बात नहीं कर सकते। ठीक वैसे जैसे कि साम्यवाद ओरिजिनली डिक्टेटरशिप है, और इसका प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सोवियत रूस इसका प्रमाण है कि अगर सोवियत रूस के जमाने में आप रहे हैं और सोवियत में रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जेल क्या होती है, कैद क्या होती है। अभी तो कुछ पोस्टर दावा कर रहे हैं जेएनयू के अंदर, जैसे आज की न्यूज कटिंग दैनिक भास्कर हिंदुस्तान में कहा गया कि भारत जेल है और इसके अंदर कश्मीर, तमिल और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैदियों की भांति ही रखा बिल्कुल है। सही, एकदम। उसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि वो उन भागे हुए कैदियों की जमात है जो सोवियत रूस से भाग करके आ गई है, ये वो भागे हुए कैदी हैं। तो क्या होता है ना कि एक चमड़े का काम करने वाला जो होता है, यदि तुम उसे इत्र के बाजार में भी खड़ा कर दोगे तो उसे गश आने लगता है, घुटन होने लगती है, क्योंकि उसने आजन्म में चमड़े के बाजार में काम किया होता है, तो उसे इत्र
कि खुशबू उसे परेशान करती है, घबराहट पैदा कर देती लेकिन है। ये लोग तो वहाँ के जो आप मैं मेरी क्षेत्रों बात का सुनो। नाम ले रहा हूँ, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और केरल, हम्म। वहाँ के मूल होने का दावा कर मेरी रहे मेरी हैं बात कि सुनो। हम वहाँ के मैं मूल उसी हैं। मूल पे ही मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानसिक रूप से जो अभी भी सोवियत रूस में रह रहे हैं, सोवियत संघ में, जो अब नहीं है कहीं धरती पर, लेकिन जो अभी भी उसी सोवियत संघ में रह रहे हैं, जो अभी भी लेनिन जिसकी प्रतिमा को घसीट करके सोवियत रूस में फेंक दिया जाता है, उसको अभी भी अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। उन देशों में जहां जहां लाल झंडा फहराया जा रहा था, उन जगहों से लाल झंडे उतार दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके सीने पर आज भी लाल झंडे लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनको ये कैद महसूस होती रहेगी। मैंने पहले ही कहा कि हमें सबसे पहले अगर किसी को माफ कर देना चाहिए तो वो है हमारे प्यारे कम्युनिस्ट भाई, क्योंकि उनके यहाँ राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि राष्ट्र को तोड़ने के सारे सिद्धांत दिए हैं मार्क्स ने। तो यदि आप किसी कम्युनिस्ट से ये उम्मीद रख लेते हैं कि वो राष्ट्रवादी होगा या उसके लिए किसी राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं, घोषित बेवकूफ हैं। तो अभी तो जेएनयू के वामपंथी ऐसा दावा करते दिखाई दे रहे हैं। मैंने यही तो कहा कि ये उनके अंदर दक्षिणपंथी संक्रमण है। वो जो राष्ट्रवाद का दावा कर रहे हैं वो भारत के संविधान की प्रस्तावना के आधार पर ऐसा कह रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए, उनको भारत का संविधान भी उतने ही घंटे तक बर्दाश्त है जब तक कि वो उनकी भाषा में बात करता है। जब वो उनकी भाषा में बात नहीं करता है तो भारत के संविधान के खिलाफ हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो शेर की मुंह की जगह भेड़िया का मुंह बनाए जाने पर भी उसका समर्थन करने को तैयार थे। तब इन्हें भारतीय संविधान याद नहीं था। इन्हें भारतीय संविधान सिर्फ उस वक्त याद आता है जब दरअसल इनकी कोई चोरी पकड़ी जाती है और इनको लगता है संविधान में हमारे लिए मर्सी की बहुत बड़ी जगह है, हमको बचा लेने का कोई स्पेस है, तब इन्हें याद आ जाता है। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के उस वक्त खिलाफ हो सकते हैं जिस वक्त वो इंस्टीट्यूशन इनके लिए अच्छा नहीं हो, लेकिन जैसे ही इन्हें लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन टूटने से हमारा नुकसान हो सकता है या इस इंस्टीट्यूशन में कोई फेरबदल होने से हमारा नुकसान हो सकता है, तो ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंधे भक्त हो जाते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप जाइए और सारा जेएनयू भी जाए और मार्क्स की थियरी पढ़े, साम्यवाद की थियरी पढ़े। ये आज के नए नए लोगों को ना पढ़िए, जो इनकी मूल आसमानी किताब है उसे जरा सा पढ़िए और वहां पर जाकर के देखिए, आपको वहां पे मिलेगा कि राष्ट्र रोड़ा है, राष्ट्र सबसे बड़ी तकलीफ है मार्क्सवाद के लिए, ठीक है ना। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर मार्क्सवादियों को भी एक राष्ट्र बनाना है तो उन्हें भी आस्था की जरूरत थी, उनको भी रिलीजन की जरूरत थी। यही कारण है कि लेनिन एक फरिश्ते की तरह हो जाता है और मार्क्स एक गॉडमैन की तरह हो जाता है, और मार्क्स की लिखी हुई दास कैपिटल जो है वो आसमानी किताब बन जाती है वहां पर, ठीक है ना। वो एक आसमानी किताब की तरह स्थापित हो जाती है। कारण में कुछ और, मैं जो थोड़ी देर पहले कर था फिर मैं वहीं लौट रहा हूं कि चूंकि नेशन एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, पहले वो मानसिक धरातल पे बनता है और बाद में स्थूल होता है, और मानसिक धरातल पे से बनने के लिए एक सेंटर की, केंद्र की जरूरत होती है, और वो केंद्र धर्म के आधार पर तैयार होता है। तो हमको ये खोजना अब जरूरी होगा कि जिस तरीके से अरब और उसके आसपास इस्लाम एक राष्ट्र का निर्माण करने में सफल हुआ या राष्ट्रवाद का निर्माण करने में सफल हुआ, जैसा कि अम्बेडकर ने भी कहा कि जब एक मुसलमान कहता है भाई मेरा भाई, तो उसका मतलब होता है मेरा मुसलमान भाई। और अम्बेडकर ने इस पे बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहने की कोशिश की कि इस्लाम की समस्या ये है कि मुसलमान किसी भी देश में रहे, दुनिया में रहेगा, लेकिन उसकी जो दृष्टि होती है पहले इस्लाम पर होती है, काबा पर होती है, बाद में बाकी जगह पहुंचती है। ठीक ऐसे ही जब ईसाइयों की हम बात करते हैं तो ईसाइयों ने दुनिया के जिन क्षेत्रों में भी अपना साम्राज्य बनाया, उस जगह जाने के बाद पहले जो काम किया वो धर्मांतरण किया, बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। जिस नाजी की बात की जाती है, जिस हिटलर की बात की जाती है, जिस नेशनलिज्म से बुरी तरह से जोड़ा जाता है राष्ट्रवाद से, वहां भी हमें जाकर के देखना चाहिए कि 1918 यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर की जो भारी पराजय थी, जिसमें जर्मनी, डेमोक्रेटिक जर्मनी जिसमें बर्बाद होता है, वो चोट जब पूरी जर्मनी को लगती है। हिटलर आसमान से एलियन नहीं है कि उतर करके आ जाता है। जर्मनी को उस डेमोक्रेसी में कोई खोट दिखाई देती है और उसे बहुत गहरी चोट लगती है और जर्मनी अपने एग्जिस्टेंस की, अपनी अस्मिता की, अपनी डिग्निटी की तलाश में निकलता है। उसका फायदा भले ही नाजियों ने उठा लिया, एक अलग मसला है, लेकिन बड़ी बात थी कि कहां पे चोट लगी और कौन सी चीज बिखरी। वो जो जर्मनी के प्रति उनका जो गौरव था, जो अस्मिता थी, वो बिखर गई थी, और उस टूटी हुई अस्मिता को जोड़ने का जो काम कर रहा था वो हिटलर उन दिनों कर रहा था। ये बात और है कि हिटलर के उस पैटर्न में बहुत सारी खामियां थी,
लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिटलर अकेला एब्यूज है सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के ऊपर। उनसे हिटलर से बहुत बड़ा एब्यूज वो ब्रिटिश थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को धोखा देकर के व्यापार के नाम पर अपने कब्जे में लिया। वो सब तमाम ऐसे नेशंस थे जिन्होंने अपने या ऐसी अवधारणाएं थी, ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिन्होंने रिलीजन का सहारा लेकर के दूसरे देशों को धोखा दिया और उस पर अपने रिलीजन को थोपा और कब्जा किया। और वो लोग जो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो गरीबों और पिछड़ी जातियों को बेवकूफ बना करके अपना राजनीतिक स्वार्थ साधते हैं, वो ज्यादा खतरनाक थे उस हिटलर से जिसे अब्यूज बना दिया गया है। शायद कहीं हिटलर एक बहुत बड़ी क्रांति भी हो सकता था, पता नहीं 100-150 साल के बाद लोगों को पता लगे कि नहीं, क्योंकि इतिहास ने तो ऐसे पन्ने बहुत बार पलटे हैं। तो मैं ये कतई नहीं कह सकता हूं कि हिटलर को आप सीधे सीधे यूं कह के खारिज कर सकते हैं क्योंकि ऐसा पश्चिमी लोग कहते हैं, क्योंकि हिटलर ने अंग्रेजों के लिए जिंदगी हराम कर दी थी। पर हम क्यों ऐसा कहें? भारत के साथ हिटलर की क्या बुराई थी? और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमको इस बात के लिए समझदार होना पड़ेगा कि हमको हर बात उस आईने से नहीं देखनी जिस आईने से हमको पश्चिम दिखाना चाहता है। चीन ने नहीं देखा इसलिए स्ट्रांग है, हमने देखना शुरू कर दिया। तो भारत के अंदर आस्था का केंद्र यानी धर्म कौन सा था और कब से होता है उत्पन्न, और उसकी कितनी दूरी थी, हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे बहुत लंबे विवाद में नहीं पढ़ते, हम इसे उठाते हैं ऋग्वेद से और थोड़े से पौराणिक काल तक 2 मिनट के लिए हम सफर कर लेते हैं। जब हम ऋग्वेद को देखते हैं तो ऋग्वेद की ऋचाएं, जिसके बारे में लंबा चौड़ा दावा होता है कि उत्तर भारत से ही संबद्ध थी और दूर तक ये नहीं गई, निश्चित रूप से उसमें दक्षिण के भारत की झलक नहीं हमको बहुत दिखाई देती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं वो दक्षिण भारत तक गूंजती हैं। आज भी आप दक्षिण भारत में जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर आपको ऋग्वेदिक ऋचाएं गूंजती सुनाई दे जाती हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के कोलकाता के बीच में हर जगह ऋग्वेदिक ऋचाएं या ऋग्वेद के प्रतीक हर जगह आपको मिलेंगे, और आज से नहीं हजारों सालों से मिल रहे हैं। उसके प्रमाण मिल रहे हैं, उसके प्रतीक मिल रहे हैं, उसका भाषांतरण हो जा रहा है, उसका भावांतरण हो जा रहा है, वो अलग अलग तरह से ट्रांसलिटरेट कर दिया जा रहा है, लेकिन वेद का बहाव नहीं रुक रहा है, वो बना हुआ है। इसका मतलब है कि एक समय में हमारे पास कुछ तो ऐसा था, कोई ऐसा स्क्रिप्चर, कोई ऐसा थॉट था जो लगभग देश भर में व्याप्त था। अगर हम दूसरे पॉइंट से देखें तो हम ये मान सकते हैं कि पुराण, व्यास ने पुराण को पुराण इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने उसे वेद से भी पुराना मान लिया है। मौलिक रूप से वेद बहुत परिष्कृत है। वेद एक ऐसे समय में आ रहा है जब समाज अपना शेप लगभग लेना शुरू कर चुका है, लेकिन पुराण की बहुत सारी किंवदंतियां या बहुत सारे लीजेंड्स, बहुत सी लेगेसीज बहुत पीछे से चलती आ रही है, जबकि मनुष्यता सिर्फ खड़ी होने की कोशिश कर रही है। भले ही वो बाद में बहुत प्योरीफाई होते होते वो वेद के बाद वो आता है, लेकिन उसके जो बीज हैं वो बहुत पीछे से मिल जाते हैं। ठीक है, अब जब हम पुराण पे देखते हैं तो पुराण में जिन देवी देवताओं की चर्चा है उनमें से अधिकांश देवी देवता पूरे भारत में पूजे जाते हैं, कम से कम 2000 सालों से तो पूजे जा रहे हैं। 2000 सालों से दक्षिण का आदमी रामेश्वरम से चल करके बद्रीनाथ तक आता है, कश्मीर का आदमी बद्रीनाथ से निकल करके रामेश्वरम तक जाता है, द्वारिका से निकल करके जगन्नाथपुरी आता है, जगन्नाथपुरी से निकल करके द्वारिका तक जाता है। वो यहां से निकल करके मक्का नहीं जाता है, वो यहां से निकल करके जेरूसलम नहीं जाता है, वो यहां से निकल करके श्रीलंका तक की यात्रा नहीं करना चाहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में, इस ज्योग्राफिकल फीचर के बीच में वो यहां से वहां तक भागता है, दौड़ता है और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य समझता है। जैसे एक मुसलमान के लिए काबे में जाकर के सिजदा करना, मक्के में पहुंचना उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, जैसे एक यहूदी और एक ईसाई के लिए जेरूसलम पहुंचना एक बहुत बड़ा सपना होता है, वैसे प्रत्येक भारतीय के लिए चारों धाम करना एक बहुत बड़ी बात है। और उस 4 धाम के लिए उस दुरूह समय में भी वो लंबी यात्राएं करता था। शंकराचार्य ने उस जमाने में पैदल कहते हैं यात्राएं पूरे भारत में की। तो क्या कोई एक सांस्कृतिक धागा
या कोई एक सांस्कृतिक सूत्र ऐसा नहीं था जिसने इस पूरे भारत को, जो कई सो कॉल्ड स्टेट्स में बटा हुआ था, उसको एक साथ पिरोए हुए था? क्या ये प्रश्न हमको इतिहास में नहीं खोजना चाहिए कि जिस वक्त दक्षिण में एक दूसरे राजा थे, मराठा दूसरी तरफ छाए हुए थे, कश्मीर में दूसरे राजा थे, काशी में दूसरे राजा थे, तो क्या ऐसा भी कोई समय था जब किसी दक्षिण भारतीय को काशी में प्रवेश रोक दिया गया था, या किसी कश्मीरी पंडित को वहां से निकल करके रामेश्वरम दर्शन करने से रोका गया था? क्या ऐसा हुआ था? इतिहास में इसे खंगालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर इसे खंगाले आप भारत की राष्ट्रीय चेतना तक नहीं पहुंच सकते। कम से कम जहां तक मेरी जानकारी है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी को किसी तीर्थ से नहीं रोका गया, चाहे वो गुजरात राज्य में रहने वाला व्यक्ति हो। यदि वो जाकर के दक्षिण के राज्य में जाकर दर्शन करना चाहता था तो उसके लिए रास्ता खुला था, वो जा सकता था, आस्था के आधार पर उसको प्रवेश मिलता था। और दक्षिण भारत का व्यक्ति गुजरात चला जाता था। सही हूं ना मैं? ये जो हो रहा था, आस्थाओं का जो यहां से वहां तक, जो आस्थाओं का जो बीच में जो सांस्कृतिक एक्सचेंज हो रहा था, वो ऐसे ही हो रहा था, और एक पर्टिकुलर सर्किल के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर ही ये हो रहा था। ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों नहीं निकल करके बाहर तलाश हो रही थी? जैसे कि चर्च बनाए जा रहे थे दुनिया में हर जगह जाकर के, मॉस्क्यूज बनाए जा रहे थे, क्यों नहीं मंदिरों का निर्माण भारत के बाहर जाकर के किया जा रहा था? बुद्धिस्टों ने तो किया, लेकिन जो मूल वैदिक संस्कृति के लोग थे, ये क्यों नहीं? क्या ये इतने कमजोर थे? ये इतने रिजिड थे? ये ऐसे लोग जो कि भारत में मुगलों के आने से बहुत पहले से रोम तक अपना व्यापार किया करते थे समुद्री मार्ग से जाकर के, और दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैलाया करते थे। ऐसे लोग क्या इतने बेवकूफ थे कि वो एक मूर्ति या मंदिर नहीं उधर जाकर के बना सकते थे? जिनसे ग्रीस में पाइथागोरस प्रभावित होता है तो चीन में लॉत्से प्रभावित हो जाता है। क्या ऐसे लोग अपने धर्म ग्रंथ और मंदिर लेकर के बाहर नहीं जा सकते थे? कोई बात होगी, कोई विशिष्टता होगी? रिजिडनेस आपने कहा, रिजिडनेस किस चीज की? रिजिडनेस तो बहुत बात की चीजें हैं ना। कौन सी रिजिडनेस? कि वो अपने धर्म को किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर किसी के साथ वो शेयर नहीं करना चाह रहे थे, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, तो फिर आखिर वो कौन लोग थे जो एक भौगोलिक सीमा के अंदर अपने धर्म की प्योरिटी को सुरक्षित रखना चाहते थे? एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि राष्ट्र की अवधारणा में एक यह भी पश्चिमी मत है कि किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र तभी माना जा सकता है जब उसमें एक ही भौगोलिक सीमा में एक ही रक्त से बने हुए लोगों की जनसंख्या निवास करती हो। यह भी राष्ट्र की अवधारणा है। तो इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर एक ही रक्त से बने हुए लोगों का बहुत लंबे समय तक राज्य रहा, प्रचार रहा, प्रसार रहा। यद्यपि उनमें राज्य की सीमाएं बट जाया करती थी, लेकिन वो ठीक ऐसे ही है जैसे कि एक घर में अगर 8 भाई हैं तो समय के साथ उनका किचन अलग हो जाता है, उनका व्यवसाय अलग हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो उस खानदान से अलग हो गए। इसका मतलब है कि भारत की जो राष्ट्रीयता थी वो बड़ी पारिवारिक राष्ट्रीयता थी, और उसका प्रमाण भी है। उसका प्रमाण ये कि भारत ने काल पुरुष की परिकल्पना की है, और जिसे आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित कहकर के डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश पिछले कुछ सालों के अंदर, विशेष करके मुगलों के आक्रमण के बाद ये षड्यंत्र शुरू होते हैं और ये बढ़ते चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दलितों के साथ अत्याचार नहीं किए गए, निश्चित रूप से किए गए, लेकिन वो किसने किया? वो धर्म कर रहा था या धर्म का जामा पहन करके लोग कर रहे थे? मुझे तमाम ऐसे साम्यवादी मिलते हैं जो कहते हैं साहब अब असली साम्यवादी नहीं रह गए, अवसरवादी लोग साम्यवादी बन जाते हैं। बड़ी मजेदार बात है कि 200 साल पुराने जुम्मा एक सो कॉल्ड सेक्ट के अंदर अवसरवादी लोग आ गए, और 5000 साल 8000 साल पुराने लोगों में अवसरवादी लोग नहीं आएंगे। ये तो इसका तो मतलब नहीं हुआ कि आप बड़े निशंस हैं। एक 8000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने सभ्यता या संस्कृति को ये स्पेस देना चाहिए कि वो अपने को रिबिल्ड करे, वो अपने को दोबारा से बनाए, अपना कंस्ट्रक्शन करे, अपनी टूट फूट की मरम्मत करे। लेकिन आप ऐसा नहीं करके उसके घाव के ऊपर आप तेजाब और नमक डालने की कोशिश करते हैं बार बार। और जबकि मजेदार बात है कि आप दावा भी ये कर रहे हैं कि मैं उन्हीं का हिस्सा हूं। तो भारत में जो आस्था का केंद्र था वो सनातन धर्म था। तो
तो मूलतः भारत का जो निर्माण होता है, भारत नामक राष्ट्र का जो निर्माण होता है, वो सनातन धर्म की भूमि पर होता है। यदि आप सनातन धर्म को मिटा देते हैं तो भारत अपने आप मिट जाता है, पूरी की पूरी दुनिया से मिट जाता है क्या आपके पास सिवाय इसके जिससे कि आप अपने को भारत घोषित करेंगे? तो आप सनातन धर्म को कैसे देखेंगे यहाँ की? सनातन धर्म को आप कैसे देखेंगे? उसके क्या पैमाने हम इस समय माने कि हम मैं बता रहा हूं, मैंने तो बता दिया ना कि एक परंपरा, एक सोच, एक थॉट, एक विचार, एक धर्म जो हमारे पास हजारों साल से निकल करके चलता चला आ रहा है, जो वेद के जमाने से हमारे पास है या शायद उसके पूर्व से हमारे पास है, उस अवधारणा के ऊपर यदि हम हैं तो हम भारत का हिस्सा हैं। यदि हम उस अवधारणा में नहीं हैं तो हम भारत का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि भारत के अंदर लगभग 700-800 सालों तक मुस्लिम शासक ताकत में रहे और जितने अधिक प्रयोग इस्लाम ने भारत में प्रवेश करने के लिए किया है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं किया है। प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में किसी भी स्थान पर इस्लाम ने सूफिज्म का इतना बड़ा सहारा नहीं लिया जितना उसने भारत में प्रवेश करने के लिए। आप भारत के बाहर मज़ारों की संख्या नगण्य पाएंगे। मज़ारों पे नाच गाने कव्वालियां आपको जीरो मिलती है, पर भारत के अंदर इस्लाम को प्रवेश करने के लिए इसी तरह से आना पड़ा। उसे भारतीय परंपरा के साथ जुड़ना पड़ा, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ना पड़ा, क्योंकि जो लोग सनातन धर्म से निकल करके इस्लाम की तरफ जा रहे थे वो अपनी उस लिबरेशन को, अपनी उस स्वतंत्रता को, अपनी उस मस्ती को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए भारत का मुसलमान भी विशुद्ध सनातन धर्मी मुसलमान है। उसको आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि वो अरबिक मुसलमान है, वो ठूठ नहीं है। इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। ठूठ से आपका तात्पर्य? रेगिस्तान, बंजर, क्योंकि बहुत नीरस है ना। आप भारत के बाहर आप इस्लाम को देखते हैं तो बहुत नीरस है। जैसे हरवंश राय बच्चन ने कहा, तचिर विधवा है तेरी मस्जिद, सदा सुहागन मधुशाला। एक नीरसता जो है, एक उदासी जो है वहां पर व्याप्त, भारत में नहीं हो। इसी तरह से जब आप ईसाइयत की तरफ आप आंख उठा करके देखते हैं तो ईसाइयत के साथ भी भारत में जिस तरह का ईसाई रहता है, भारत के बाहर उस तरह का ईसाई नहीं रहता है। तो भारत में ये जो लिबरेशन, ये जो स्वतंत्रता है, जो सनातन धर्म का मूल है, सनातन धर्म एक अकेला ऐसा धर्म है पूरे विश्व में जो व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता के चरम तक जाने देता है बिना किसी बैरियर के। तो अभी आप जिस भारत की बात, मैं उसी की एक मिनट बात कर रहा हूं। तो क्या वर्तमान में वो दिखाई दे रहा है? एकदम वो दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से ही तो इतना बोलने का अवसर मिल रहा है, वरना इतनी बातें करने के लिए आपको चीन और अमेरिका भी नहीं सुरक्षित छोड़ते। आप जरा जाइए और जरा चीन के अंदर झंडे फहरा करके देखिए तो भारत के, आपको पता लग जाएगा कि क्या है साम्यवाद का मजा। आप जाइए, आप साहब, जब आप भारत के अंदर बसे हुए शांति दूत जवाहरलाल नेहरू के प्रांगण में खड़े होकर के आप भारत माता जय के नारे लगा देते हैं तो आप दकियानूसी, ऑर्थोडॉक्स और बकवास आदमी हो जाते हैं। तो आप जरा बताइए चीन और सोवियत रूस में क्या हो रहा होगा जिस समय इन सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोगों का राज्य रहा होगा, वहां पर जब ये ताकत में रहे होंगे। जब ये नेहरू को नहीं बख्शते हैं, नेहरू के ख्वाब को नहीं बख्श रहे हैं, तो कहां पर आप जाएंगे? और मजेदार बात यह है कि ये बच्चे जिनके बारे में बात होती है, ये बच्चे तो ये उन भेड़ों की तरह जिन्हें कुछ गडेरिए बहका करके लिए चले जा रहे हैं। सवाल तो उन गडेरियों का है। वो गडेरिए जो अपने आप को कहते हैं कि हम हाँकने वाले हैं, हम रास्ता बताने वाले हैं, हम रहनुमा हैं, जब वही गलत रास्ते पे ट्रैक करते हुए ले जाते हैं बच्चों को, तो क्वेश्चन बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो भोले हैं, भाले हैं, वो तो चल करके आ जा रहे हैं। उन्हें तो कुछ पढ़ना है, उन्हें तो कुछ जानना है, उन्हें तो कुछ सीखना है। तो यहां एक बड़ी बात उठती है कि क्या तार्किक स्तर पर आप कोई ऐसा मुझे राष्ट्र दिखा सकते हैं दुनिया का जो राष्ट्र स्टैब्लिश हुआ, स्थापित हुआ, बढ़ा और उस राष्ट्र के अंदर धर्म की भूमिका नहीं रही? क्या ब्रिटेन के अंदर नहीं है? धर्म अपने फॉर्म बदल सकता है, अपने चेहरे बदल सकता है। वो धर्म निकल करके रोमांटिज्म में आ सकता है, वो धर्म निकल करके मॉडर्न पेंटिंग्स में आ सकता है, वो अपनी शक्ल साहित्य की तरह बदल सकता है, लेकिन अपनी केंद्रीय भूमिका को नहीं बदलता। आप पश्चिम का साहित्य पढ़िए, उसमें जो मूलभूत चीज मिलती है, चाहे आप टॉलस्टॉय को पढ़ रहे हो, चाहे शेक्सपियर को पढ़ रहे हो, चाहे मिल्टन को पढ़ रहे हो, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलती है वो मर्सी होती है, फॉरगिवनेस होती है, क्योंकि ईसाइयत का मूल है। तो
हमें यह समझना पड़ेगा। इसी तरह से जब पूरा का पूरा वामपंथी साहित्य पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे साहित्य में जो एक चीज मिलती है वो होती है निगेटिव अप्रोच। वो जैसे ही कोई भी पन्ना आप खोल दी, चाहे कितने अच्छे राइटर की बात करें, चाहे अब साहिर लुधियानवी की बात आप क्यों ना कर रहे हो जो फिल्मों में लिख रहे थे, तब भी वो सना खान ने तकदीर से मशरिक बता दे यही है, ऐसा पूछते। उसका जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। ये जो इसमें जो वर्ड था वो सोसाइटी भी हो सकती थी, वो समाज भी हो सकता था, वो पुरुष जाति भी हो सकती थी, लेकिन वो हिंद शब्द ही क्यों आ रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं उस जीनोम के अंदर बह रहा था कि राष्ट्र एक समस्या है। ये हमारे देश के भीतर, भारत के भीतर, जब आप भारत को एक राष्ट्र की तरह आप उसकी कल्पना करते हैं तो जो चीज आपको मिलती है वो पहली चीज मिलती है वो है इसका धर्म और अति स्वतंत्र धर्म। चूंकि इसकी स्वतंत्रता इसके लिए बहुत बड़ी समस्या समय के साथ बनती चली गई, चूंकि भारत ने प्रत्येक व्यक्ति को यह घोषणा करने का अवसर दिया कि वह अपने को अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है। अरब में एक आदमी ने अनल हक कहने की कोशिश की तो उसको फांसी पे लटका दिया गया, सूली पे टुकड़ों में काट के लटका दिया गया मंसूर को। एक ने सिर्फ ये कहने की हिम्मत कर ली कि मैं खुदा का बेटा हूं तो उसको सूली पे कील से ठोक करके लटका दिया गया। मगर भारत पर हजारों लाखों लोगों ने घोषणा की कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, और सबने उसकी पूजा कर ली। अब आप जरा ये बताइए, क्या इसे अब भारत की बेवकूफी कहेंगे जैसा वो प्रिटेंड करते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ ब्राह्मण थे जो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करके रखते थे। वो रैदास के पीछे गीत गाने क्यों पहुंच जाएंगे, वो कबीर के पीछे गीत गाने क्यों पहुंच जाएंगे? छत्री घर में पैदा होकर मीरा रैदास को अपना गुरु कैसे बना लेगी? कोई तो एक खास बात थी, वो है भारत के धर्म में मिली हुई मनुष्य को जिसकी तलाश स्टुअर्ट मिल बहुत बाद में करता है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता कि आखिरी स्वतंत्रता को सीखना चाहता है। वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र होने को अभिशप्त है, लेकिन भारत की जो मान्यता है वो अभिशप्त नहीं है। वो कहता है भारत में मनुष्य ही नहीं पूरी प्रकृति स्वतंत्र है और हमें उसकी स्वतंत्रता की गरिमा को बना के रखना होगा। इसलिए भारत एक बहुत ही लिबरल देश बनता है जिसने बहुत सारी संस्कृतियों को अपने यहाँ प्रवेश करने दिया, उनको जीने दिया, उनको पनपने दिया। उसका खामियाजा उसे आज ये भुगतना पड़ रहा है कि जब वो अपने ही अस्तित्व की तलाश में निकला है तो उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये फांसीवादी है, ये जबरदस्ती कर रहा है, ये सिर पर चढ़ करके हमसे उगलवाने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हो सिर्फ ये रहा है कि सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि बरसों से दबा हुआ कोई इंसान है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं उसे भी खड़े होने का और स्टैब्लिश होने का मौका दिया जाना चाहिए, इससे ऊपर कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्र केवल भावनात्मक वो उन्माद नहीं है जिस तरीके से तमाम सो कॉल्ड राष्ट्रवादी करने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब आपको राष्ट्र में परिचर्चा ही नहीं करनी चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर। ये भी बहुत गलत बात है। किसी भी जीवित राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र क्या किसी जीवित मनुष्य, दो जीवित मनुष्यों में झगड़े हमेशा होते रहते हैं और ये उनके जीवित होने का प्रमाण होता है। तो किसी भी राष्ट्र के स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी वजह होती है कि उसके अंदर एक क्लैश चलता है, एक आर्ग्यूमेंट चलता है, और भारत तो आर्ग्यूमेंट से भरा पूरा है। जो मैंने कुछ लोगों को सुना कि कुछ लोगों ने कहा कि भारत में आर्ग्यूमेंटल नहीं होता है कुछ भी जब कोई राष्ट्रवादी बात करता है। मुझे आज के राष्ट्रवादियों का नहीं पता, लेकिन जो राष्ट्रवादी रह चुके हैं, जिन्होंने सचमुच भारत को राष्ट्र की तरह सोचा, वो सभी आर्ग्यूमेंट करते थे। क्या शंकर, क्या बुद्ध, क्या रामानुजाचार्य, क्या व्यास, क्या वशिष्ठ, क्या याज्ञवल्क्य, क्या गार्गी, सभी आर्ग्यूमेंट करते रहे। आर्ग्यूमेंट के लिए भारत ने सबसे अधिक जगह दिया है, और अगर ये जगह नहीं मिलती तो आज ये मसला जो पश्चिम के लिए बड़ा छोटा सा मसला था, कभी भी दबा दिए जाने वाला था, वो इतना सुंदर और इतना बड़ा रूप लेकर के खड़ा नहीं होता। हम एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, एक लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, और उस लोकतंत्र को हम परिभाषित आज भी कर रहे हैं, इस मिनट भी कर रहे हैं, इस क्षण भी कर रहे हैं। ये कह देने मात्र से नहीं कि नॉर्थ ईस्ट अलग है तो ये आपकी अपनी अवधारणा है, ये आपकी अपनी सोच है। लेकिन राष्ट्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अगली आती है, तीसरी चीज होती है कि राष्ट्र के प्रति स्थायी प्रेम, उसकी भौगोलिक सीमा, उसके बाद होती है उसकी विधि, सरकार या कानून। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है उस भौगोलिक सीमा को सुरक्षित बनाए रखना, और यहां उसे कभी कठोर होना पड़ता है, कभी नर्म होना पड़ता है।
यदि कोई सरकार ये करने में अक्षम है तो एक राजतांत्रिक देश के अंदर, एक राजनैतिक राज्य या राष्ट्र के भीतर ये सुविधा होती है जनता के पास कि वो उसे चुनावों के दरमियान या बीच में भी उसे हटा सके। लेकिन उसे हटाने की सिर्फ इसलिए कोशिश हो क्योंकि वो केवल और केवल उन मूल्यों की बात कर रही है जो मौलिक रूप से भारत में बहते रहे हैं, तो फिर ये तो गड़बड़ है। आप उसे हटाने की बात तब कर सकते हैं जबकि वह सचमुच ऐसी जगहों पर चोट पहुंचा रही हो जहां से भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है या जो डेमोक्रेसी उसे चोट पहुंच रही हो। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको सहयोग करना चाहिए ऐसी किसी भी सरकार का जो आपकी सीमाओं को सुरक्षित रहने के लिए कटिबद्ध है और आपके देश को विकास की तरफ ले जाना चाहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें से उन लोगों को भी ये समझना होगा कि क्या वो स्थायी देश प्रेम का भाव राष्ट्र के प्रति उन्होंने रखा है, तो क्या देश प्रेम को वो कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब हम तो देश प्रेमी हैं, पर आप हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कैसा देश प्रेम है। तो अब हमको यहां इस चीज पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए एक मिनट के लिए कि एक डेमोक्रेटिक राज्य व्यक्तिवादी होता है कि समष्टिवादी होता है। तो प्रजातंत्र जो होता है वो मूल रूप से बहुमत पर आधारित होता है। यही इस बात की घोषणा होती है कि ये समष्टिवादी है, ये व्यक्तिवादी नहीं है। ये अनार्की में बात नहीं करता है, ये कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं सोच सकता है। यदि ऐसा होता तो शायद कभी कोई दुनिया की डेमोक्रेसी खड़ी नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिए हमेशा तुमको उसकी बहुमत का ख्याल रखना पड़ता है। और जो अल्पमत में लोग हैं आपको उनके प्रति केयरफुल होना पड़ता है कि उनका नुकसान ना होने पाए। लेकिन जो स्थितियां या जो नियम और कानून बनेंगे वो ऑब्वियसली बहुमत के आधार पर बनेंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है। और यदि कोई डेमोक्रेसी से बचा पाने में असफल है तो डेमोक्रेसी जीवित भी नहीं रह सकती। इस आधार पर यदि आप बात करते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि भारत में एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। यहां तो प्राय यह देखने में आता है कि आप अल्पमत को संतुष्ट करने में इतने लग जाते हैं कि बहुमत की लगातार आप उपेक्षा करते निकल जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उस बहुमत में दर्क नहीं पैदा हो जाएगी, उसमें टूटन नहीं पैदा हो जाएगी? क्या 70 साल के सो कॉल्ड, जो पिछले 70 वर्षों से सो कॉल्ड एक सेक्युलर सरकार भारत में घुमा फिरा करके चलती रही है, हमें इस बात पे भी सवाल उठाना चाहिए कि वो 70 वर्षों के अंदर क्यों नहीं एक सेक्युलर देश बना सके? अगर उसे ऐसा लगता है कि अभी भी देश कम्युनल हार्मनी, ये कम्युनली ये आपस में लड़ने वाला एक देश बना, क्यों नहीं वो पैदा कर सकी? क्या उसकी नीयत में कोई खलल था? इसे जांचना बहुत जरूरी है। क्यों इस देश की जाति व्यवस्था को सुधार नहीं पाई 70 सालों में, जबकि संविधान उसको सारी सुविधाएं दे रहा था? बल्कि वो और भी दुरूह और भी मुश्किल होती चली जा रही है। आज वो जो बाबा साहब अंबेडकर के जमाने में जो उनकी टीम ने मिलजुल करके जो संविधान तैयार किया, उस संविधान के अंतर्गत जो आरक्षण जैसे मुद्दे को भी उन्होंने रखा इसलिए ताकि जो आज तक अन्याय हुआ है उस अन्याय से बचाया जा सके और दलितों को या सो कॉल्ड पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन आज तो हम इस तरह से देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल केवल और केवल अपना हित साधने के लिए हो रहा है। और अब हमको आज के समय में 21वीं सदी में हमें आकर के दलित की परिभाषा भी बदलने की बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के दलित की परिभाषा पहले वामपंथियों ने दी, अब वो उससे हट रहे हैं। पहले वो बात कर रहे थे कि इन्हें गंदे काम में रखा जाता है, इनसे कूड़ा और मैला ढुआया जाता है, इनको अछूत माना जाता है, इन्हें पीछे धक्का दिया जाता है। अब वो रक्त पर आ गए हैं, अब वो पूरी तरह से मनुवादी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं अपने आप में ही। अब वो कहते नहीं, चूंकि हम असुर रक्त से हैं। यह क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? अभी तक तो आपकी समस्या ये थी कि आपके यहां कर्मों के आधार पर लोगों को पीछे धकेल दिया गया है, लोगों को वापस लाना चाहिए और वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, रक्त के आधार पर मनुष्य की पहचान नहीं करनी। लेकिन यह क्या साहब, आपने तो अपने आप को असुरों का रक्त घोषित कर दिया। एक नई जाति का सृजन हो चुका है जो ये दावा कर रही कि हम दबे कुचले हैं और रक्त के आधार पर भले ही वो प्रोफेसर हो, भले ही वो 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमाने वाले हों, भले ही वो रोज यूरोप और अमेरिका जाने की कुव्वत रखने वाले हों, भले ही उनकी सरकार में बड़ी दखल हो, बड़ी हनक हो, भले ही वो बड़े बड़े पत्रकार हों, लेकिन वो कहते साहब हम दलित हैं। मतलब क्या है आपका? आप वर्गला किसे रहे हैं?
दलित के तो जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है जो दबा कुचला हुआ है, जो उपेक्षित है। आप कैसे उपेक्षित हैं? आप तो छप रहे हैं रोज अखबार के अंदर, बाकायदा छप रहे हैं, पीआर लगा करके छप रहे हैं। आप कैसे दलित हो सकते हैं? तो इसका मतलब है कि अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बहुत बड़ा ढोंग तैयार कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत एक नए समूह, एक नए राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, जिसे इस राष्ट्र के भीतर से ही तोड़ करके निकाला जाएगा। और मैं सचेत कर रहा हूं इस चीज के लिए कि भारत के अंदर ही ऐसे तमाम लोग तैयार हो चुके हैं जो भारत को खंडित करके एक नए राष्ट्र की परिकल्पना में लग गए, जिन्हें कहां से पैसे आ रहे हैं ये तलाश करना तो सरकार का काम होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो भारत में ये जो दावा एक किया गया है कि राष्ट्र की अवधारणा 150 साल पुरानी है, तो मुझे लगता है उनको अपना चश्मा भी ठीक करना चाहिए और दिमाग भी ठीक करना चाहिए कि राष्ट्र की जो मौलिक अवधारणा, जिसको समाजशास्त्रियों ने निर्धारित किया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्रति स्थायी प्रेम, तो पिछले 3-4 हजार सालों से तो ऐतिहासिक तौर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ के निवासियों का इस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र के प्रति एक स्थायी प्रेम है। वो हिमालय और कन्याकुमारी को एक बराबर प्यार करते रहे हैं और लगातार करते चले गए। तो इस प्रकार से भारत में राष्ट्र की स्थापना बहुत पहले हो जाती है, और जब राष्ट्र की स्थापना हो जाती है तो भारत में राष्ट्रवाद की भी स्थापना हो जाती है। और इसकी झलक हमको वहां भी मिलती है कि जब ग्रीक लोग, यानी जब अलेक्जेंडर जब भारत पर अटैक कर रहा होता है, तो अभी वो जब हिंदू कुश की पहाड़ियों पर ही लड़ रहा होता है, तो यहां पर चंद्रगुप्त और उसकी सेना तैयारी कर रही होती, उन्हें रोकने से, मिलिक्षों के आक्रमण को भारत में रोकने से तैयारी शुरू हो जाती है। ये किस पर आक्रमण हो रहा था? अभी तो हिंदू कुश की पहाड़ियों पर हो रहा था। लेकिन यह जो बात थी, ये बहुत बड़ी बात है, जो बताती है कि भारत के अंदर एक सांस्कृतिक यूनिटी थी, जिसने भारत को एक राष्ट्र के तौर पर इतने वर्षों से बचाए रखा है, जबकि उसके साथ पैदा हुए देश कहां खो गए रेत के अंदर, उनका कोई नामो निशान नहीं है। ना बेबीलोन का पता है, ना इजिप्ट का पता है, ना माचू पिच्चू लैटिन अमेरिका का कोई अता पता है। और जिन देशों का पता है, वो देश भी अपने स्वाभाविक रूप में कहीं जीवित नहीं है। वो सब 1000-2000 साल की संस्कृतियों के गुलाम हो चुके हैं। लेकिन आपके पास जो एक राष्ट्र है, उसने अभी तक मनुष्य की स्वतंत्रता को जीवित रखा है। तो भारत के अंदर राष्ट्रवाद की जो मूल है, उसमें राष्ट्र प्रेम शामिल है। और भारत के अंदर जब राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं, तो पहली शर्त यह होती है कि आपका अपने राष्ट्र के प्रति कितना समर्पण है, और कोई दूसरी चीज भारत में बात नहीं होती है। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम, इन दोनों में अगर आपको फर्क देखना है, तो ऊपरी तौर पर फर्क है कि राष्ट्रवाद एक संगठन द्वारा स्वीकार्य एक ऐसी विधि कह सकते हैं, या एक ऐसी अवस्था का नाम होता है, जिसमें एक तमाम समूह खड़ा होकर के एक खास तरह के व्यवहार को करता है या दोहराता चला जाता है। हम उसे झंडा फहराना भी कह सकते हैं, हम उसे वंदे मातरम गाना भी कह सकते हैं, उसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाना, जो भी कुछ, वो एक खास तरीके की यह राष्ट्रवाद की अवधारणा में आ जाता है। लेकिन राष्ट्र प्रेम की जब हम बात करते हैं, तो कई बार बहुत दबा हो सकता है, बहुत छुपा हो सकता है, लेकिन जो उसकी मूलभूत बात है वो ये होती है कि उसके अंदर व्यक्ति का अपना संपूर्ण समर्पण जो होता है, वो देश के लिए होता है। मैं सामान्य भाषा में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक देशभक्त किसी दल का नहीं होता है, किसी विचारधारा का नहीं होता है, वो केवल और केवल अपने राष्ट्र का होता है। तो राष्ट्र के प्रति उसका जो समर्पण है, क्या वो एक विचारधारा के तौर पे नहीं देखी जाएगी? मैंने क्या कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण विभिन्न क्षेत्रों से हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग भाषा में हो सकता है, अलग अलग शैलियों में हो सकता है। अगर हम उसे किसी पर्टिकुलर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ी जरूर होगी। लेकिन यहां हमें यह ख्याल रखना है कि हम एक राजतांत्रिक देश में नहीं रह रहे हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। और लोकतांत्रिक देश में बहुमत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो फिर क्या इसका खामियाजा, यदि आपकी बात से देखा जाए, तो कश्मीर के जो लोग हैं उनको उठाना पड़ेगा कि देश का जो बहुमत है लोकतंत्र के अंतर्गत, कश्मीर को अपना ही अंतर्गत हिस्सा माने हुए है, जबकि वहाँ की जो मूल निवासी हैं या जनता है अभी कश्मीर की, वो भारत के साथ अभी तक अपना लगाव नहीं पैदा कर। देखिए, अभी तो सवाल एक बहुत बड़ा यहाँ ये भी डिबेट का है कि कश्मीर की मूल जनता अभी आप कहेंगे किसे? सिर्फ उनको जो 90 के बाद वहाँ पे पूरी तरह से फैल करके रह रहे हैं, जो 1990 से पहले वहाँ पे रह रहे थे, जो 80 में रह रहे थे, जो सदियों से वहाँ पे रह रहे थे, जिनको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया, जिन्हें वहाँ से बड़ी चालबाजी के साथ निकाल करके बाहर कर दिया गया, उनको आप कहाँ का गिनेंगे?
उनका अपने घर पर कोई अधिकार नहीं है। आप धोखा देकर के कश्मीरी पंडितों को आपने बाहर कर दिया, तो क्या पूरा का पूरा कश्मीर कश्मीरी मुसलमानों का हो गया? क्या उनको खदेड़ के निकाला गया था? किसी क्रांति के अंतर्गत निकाला गया था? उनको सुरक्षा का झांसा देकर के निकाला गया था, यह कहकर कि कुछ दिनों बाद आपकी व्यवस्था करके भेज दिया जाएगा? आज तक क्यों नहीं भेजा गया? आपको आपके घर से दूर करके ले जाके कहीं बंद कर दिया जाए, आपको उसका दर्द समझ में आएगा? कश्मीर के अंदर जो अलगाव या विभाजन की जो मांग उठ रही है वो वहाँ के मूल निवासियों के द्वारा नहीं उठ रही है। बिल्कुल नहीं उठ रही है। ये पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है, पूरी तरह से प्रायोजित है, और ये वो लोग उठा रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा कि जो भारत को खंडित करके एक नए राष्ट्र को बनाने का सपना देख रहे हैं, और जिन्हें कहां से फीड किया जा रहा है इसकी जांच करना तो सरकार का काम होगा ना। तो जैसे कल एक निवेदिता मेनन का भी बयान आया कि भारत ने कश्मीर के ऊपर एक इलीगल कब्जा किया हुआ है, इलीगल ऑक्यूपाइज। तो उस मत के अंदर हम देखें तो वहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मुझे ये पूछना है कि निवेदिता मेनन का जो ये बयान है, ये संविधान के दायरे में कैसे देखा जाएगा? इसे न्यायपालिका बेहतर तरीके से तय करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि न्यायपालिका इस पर कोई बात नहीं कर सकती है और सरकार इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकती, तो फिर मुझे लगता है निवेदिता मेनन जैसे बहुत सारे लोग पैदा होंगे और ऐसे बयान भी चलेंगे, और हो सकता है कि कल भारत को कश्मीर को हटा करके बात करनी पड़ेगी। तो जेएनयू के अंदर जो नारे लग रहे थे कि कश्मीर मांगे आज़ादी, तो आप उनकी आज़ादी को किस तरह से देखते हैं कि वो क्या आज़ादी मांग रहे होंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल कश्मीर अपनी आज़ादी मांग रहा है, लेकिन सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के थ्रू नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों के थ्रू भी अपनी आज़ादी मांग रहा है। तो आपका कहना ये है कि जब कश्मीर की चर्चा की जाए तो उसके साथ उनके मुसलमानों के साथ जो शरणार्थी कश्मीरी पंडित जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, उनकी भी राय उसके अंदर शामिल किया जाए? राय सिर्फ शामिल नहीं की जाए, बल्कि उनका हक है, और उन्हें उनके हक तक पहुंचाने में पूरी सरकार मदद करे, और जो भी वहां के जिनमिन मुस्लिम हैं वो भी मदद करे, क्योंकि आखिरकार वो उनके ही भाई बंधु हैं। जिनमिन तरीका यही है। मैं साकिब भारत, मैं जानना चाहता हूं कि देशभक्ति का पैमाना क्या है? वैसे तो आपका नाम ही देशभक्ति का पैमाना हो गया साकिब भारत, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि देशभक्ति है क्या, ये हम खुद कैसे समझे पहले, और इसके बाद हम दूसरों को कैसे समझाएंगे। दो चीज़ें होती हैं। ये बड़ा विवाद भी ये है इसको लेकर के, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तरह से देशभक्ति है, कुछ कह रहे नहीं साहब हमारी तरह से देशभक्ति है। इसमें जो सामान्य देशभक्त है, जो इस देश का सामान्य नागरिक है, वो शायद कहीं कंफ्यूज होने लग जाता है समय के साथ कि मैं देशभक्त हूँ भी कि नहीं हूँ। तो बड़ी सामान्य सी बात है, इस पर किसी से चर्चा की, किसी से सलाह लेने के लिए, किसी नेता से, किसी दार्शनिक से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको भारत का लहराता हुआ तिरंगा रोमांचित करता है, यदि आपके मन में जनगण मन सुनकर के एक आंदोलन पैदा होता है, यदि आपको अपने देश के सिपाहियों की याद आने पर आपके रेंगटे खड़े होते हैं और आपको लगता है कि उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, यदि आपको भारत का मैप दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि यदि इस देश की आवश्यकता हुई तो मैं इस देश के लिए अपने प्राण तक लगा सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आप बिना किसी के सर्टिफिकेट के आप देशभक्त हैं। किसी की सर्टिफिकेट किसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब रही बात कि आप प्रमाणित कैसे करेंगे इसे, तो निश्चित रूप से इसे प्रमाणित करने की एक बहुत ही सामान्य सी बात होती है कि आपको या हमको सभी को अपने स्तर पर ऐसे काम करने चाहिए, ऐसी बातें कहनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र में विघटन का खतरा ना हो, जिससे कि राष्ट्र टूटने से बचे। और हमें सर्वोपरि जो चीज रखनी चाहिए वो रखना चाहिए हमारे राष्ट्र के भीतर हमारा जो सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व होगा, जो हमारी सबसे बड़ा जो हमारा वो होगा योगदान होगा हमारे राष्ट्र के भीतर, वो यही होगा कि हम अपने देश को कितना सबल और सक्षम बना पा रहे हैं। यदि आप राइटर हैं तो आपकी राइटिंग के भीतर कहीं ना कहीं राष्ट्र की गरिमा और उसकी अस्मिता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्र की खराबियों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये भी कह देना कि नहीं साहब हमारी तो चोटी से ही मार्स वालों के जो एलियंस हैं मार्स पे उनका हम पता लगा सकते हैं, ये इस तरह की बकवास भी करने की आवश्यकता नहीं है। हर बात में आपको ये बताने की कोशिश करना कि नहीं साहब हम श्रेष्ठतम हैं,
हम जगत गुरु हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हम निकृष्ट हैं, हम निकम्मे हैं, हम गंदे हैं, हम घटिया हैं, हम गिरे हुए हैं, हम महान बेकार जगह पे रहते हैं, अगर इस तरह की हम बातें करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रमाणित करते हैं इस बात को कि हमारा राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं है। ठीक वैसे जैसे हम अपने घर के बारे में यदि पड़ोसियों से बैठ करके ये चर्चा करते हो कि हमारे घर में आज खाने को रोटी नहीं है, तो हमको अपने घर में रोटी कैसे लानी है, हमको इसकी चिंता ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी अपेक्षा कि हम अपने पड़ोसियों को ये बताएं कि हमारे घर में रोटी नहीं है। तो भारत के प्रति आपकी जो आस्था है ये वहीं से प्रमाणित होगी कि आपने भारत को क्या क्या दिया है, आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत की प्रोग्रेस के लिए, भारत को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमको और आपको, चाहे जो भी इस देश पे रह रहे हैं, उन्हें राष्ट्रवादी घोषित करने के लिए नारों और झंडों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी उस डेडिकेशन की जरूरत है, जितना उस समर्पण की जरूरत है, और लोगों में इस जागरूकता को फैलाने की जरूरत है कि इस नेशन का बनने के लिए, इस राष्ट्र का बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं इस राष्ट्र को अपने गौरव के साथ जोड़ना होगा, अपने गौरव को इस राष्ट्र के गौरव के साथ मिलाना होगा। ठीक है? हाँ, पूछिए। अभी कुछ समय से एक बात उठ रही है कि हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रवाद का जो अभी एक विवाद सा दिखाई दे रहा है कि वो विवाद वास्तव में राष्ट्रवाद का ना होकर एक वो विवाद है असहमत यदि आपके साथ कोई है तो उसको क्रिमिनलाइज कर देने का। जो व्यक्ति आपकी, और उसके अंदर असहमति किससे, असहमति आपके राज्य की महत्वपूर्ण पार्टी से और उसकी विचारधारा से, या वहाँ के जो मेजोरिटी है संघ की विचारधारा जिसे मैं कह सकता हूँ, यदि आप उसके प्रति अपना समर्पण नहीं लाते हैं, उसके प्रति सहमति नहीं लाते हैं, तो आपको अपराधी घोषित कर दिया जाता है, आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो इस स्थिति, इस विचार को आप कहाँ तक सहमत हैं कि ये एक असहमति का अपराधीकरण है या वास्तव में ये एक राष्ट्रीय द्रोह की समस्या थी जो जेएनयू के अंदर घटित हुई? नहीं, असहमति की बात तो यहाँ है ही नहीं। असहमति का एक स्टेटस होता है, असहमति की एक सीमा होती है। असहमति बहुत मॉडेस्ट और बहुत शाइस्तगी से कहा जाने वाला एक लफ्ज़ है, एक शब्द है। मैं अगर अपने पिता से असहमत हूँ तो मैं अपनी बात को बहुत ही तहजीब, तमीज़ और एक बातचीत की सीमा रेखा के अंदर उनके समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं अपने फादर को या अपने पिता को गाली दे करके या अपने घर को विखंडित करा करके या अगले मिनट पे ही उन पे एक केस ठोक करके अपनी अगर बात कहने जा रहा हूँ तो इसमें मेरी असहमति कम, मेरी दुर्भावना और मेरी नफ़रत मेरे पिता के प्रति ज़्यादा दिखाई देती है। तो राष्ट्र अपने आप में पिता भी होता है और माता भी होता है। अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमने फिर कहा कि आप साम्यवादियों से तो उम्मीद ही ना करें कि वो राष्ट्र की बात करते हैं, उनके लिए तो पिता माता भी पिता माता नहीं होते ठीक से। तो आप ये कह देंगे कि साहब राष्ट्र पिता माता है तो ये बहुत बड़ा बेवेला हो जाता है। तो लेकिन वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम असहमत थे और हमारी असहमति को राष्ट्रद्रोह ठहराया गया है, ये ठीक बात नहीं है। आपकी असहमति को राष्ट्रद्रोह नहीं ठहराया गया है। आपने यदि ये कहा कि भारत के टुकड़े होंगे तो ये स्वाभाविक रूप से राष्ट्रद्रोह है, इस पर कोई प्रश्न करने की जगह ही नहीं है। यदि आप भारतीय तिरंगे को झुकाते हैं या उसका अपमान करते हैं तो ये राष्ट्रद्रोह है। यदि आप उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत जो फैसला है या जो निर्णय है, यदि आप उसके विरोध में आप शोक प्रदर्शन करते हैं और छाती पीटते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके भीतर न्यायपालिका के लिए भी कोई इज्जत नहीं है, आप उसके प्रति भी नहीं, आपके मन में आप एक तरफ तो न्यायपालिका की दुहाई देते हैं कि न्यायपालिका ने साहब रोका हुआ था एक पर्टिकुलर इमारत को ढहने से बचाने के लिए और उसको ढा दिया गया, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं साहब न्यायपालिका ने तो ठीक नहीं किया अफजल गुरु के साथ, ये तो गड़बड़ हो गया। तो आप अपने आप संदेह के दायरे में हैं। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि भारत की न्यायपालिका पर आपका भरोसा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर न्यायपालिका ने सब जगह गड़बड़ कर रखा होगा, और यदि आपका भरोसा है तो फिर आपको ये भरोसा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो जब आप न्यायपालिका के विरुद्ध होते हैं, किसी भी देश के उच्चतम न्यायालय के जब आप खिलाफ होते हैं, उसके निर्णयों के खिलाफ होते हैं, और वह भी
अदालती तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर नहीं, आप दोबारा अपील कर सकते हैं, आप दोबारा पूछ सकते थे न्यायपालिका से किसी बात को बहुत शाइस्तगी के साथ, बल्कि आप उसको जनता के बीच में विद्रोह फैलाने के इक्विपमेंट की तरह या देश की गरिमा को गिराने के लिए उसे निमित्त की तरह अगर इस्तेमाल करते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो निसंदेह राष्ट्रद्रोही हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर विचारधारा के प्रति समर्पण की बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो समर्पण ये कि आपका अपने देश के प्रति भी कोई समर्पण है कि नहीं है, और इसे कतई असहमति नहीं कहा जा सकता। ये पूरी तरह से बदतमीजी है, बेहूदगी है, गाली गुलूज है। असहमति अलग होती है, अलग तरह से कही जाती है। तो राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र में या किसी भी जगह पे असहमत होना आपस में लोगों का, पर असहमत के बाद जो होता है वो वक्तव्य, बातचीत होती है, वार्ता होती है। आरोप प्रत्यारोप लगातार लगने लगे वो बहुत बुरा है, और उसके बाद गाली गुलूज होने लगी, ये तो लड़ाई है, ये तो वॉर है एक तरह का छोटा सा आपके बीच में। आप यूँ समझ के चलो, यह तो एक तरह का गृह युद्ध जैसा है, आपके ही देश में रह करके आपके ही देश के खिलाफ जंग छेड़ने जैसी बात है। तो आप राष्ट्रवाद को कहाँ तक देखते हैं? जैसा कि अभी एक रवीश कुमार एनडीटीवी एंकर का भी एक चर्चा के दौरान बयान आया कि राष्ट्रवाद के साथ सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे बिना पढ़े लिखे इसे जानने का दावा कर सकते हैं। देखिए, रवीश कुमार से मैं उन्हें रवीश कुमार ही बुलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम ऐसे पत्रकार देखे हैं जो इतनी रविश बातें करते हैं, और मुझे लगता नहीं कि उसे कोई तकलीफ़ भी होनी चाहिए इस तरह की बातों से, क्योंकि जब रवीश कुमार बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसने तय कर रखा है कि संसार के सभी व्यक्तियों को मूर्ख साबित करके स्वयं को बुद्धिमान साबित करेगा, पहली बात। रही बात पढ़े और लिखे होने की, तो निश्चित रूप से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन भी एक बड़ी बात होती है, जो रवीश कुमार के पास बिल्कुल नहीं। वो रवीश, वो ऐसे अपना नाम भी शायद ठीक से नहीं बोल पाता होगा, वो कई बार देश को देश भी बोलता रहता है। तो मैं इसलिए उसकी बुराई कर रहा हूँ क्योंकि उसे मज़ा आता है बुराई करने में, और मुझे लगता नहीं कि उसे कोई तकलीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की पत्रकारिता रवीश कुमार करता है उसमें बेइज्जती ज़्यादा शामिल होती है, अपमान ज़्यादा शामिल होता है, और कंस्ट्रक्टिव बातें बहुत कम होती हैं। क्योंकि मैंने बहुत बड़े पत्रकारों को देखा है, मैंने बहुत बड़े पत्रकारों को सुना है जो बहुत ही सही तर्क रखते रहे हैं और बहुत अच्छा कटाक्ष भी करते रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा की गरिमा नहीं गिरती है। इस तरह की पत्रकारिता, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये हैरत अंगेज है। आप पत्रकार हैं, आपका काम है सूचना देना, आपका काम है संदेश पहुंचाना, आपका काम है लोगों में जागरूकता लाना। आपका काम ये नहीं है कि आप अपने पक्ष को ऊपर करने के लिए कुछ भी उलझुल बक सकते हैं। तो रवीश कुमार वो रवीश कुमार हैं जो शनि मंदिर का मसला होने पर ये दावा ठोकते हैं कि क्या ईश्वर में आस्था रखने का अधिकार पुरुषों को है, स्त्रियों को नहीं है। जो ये दावा ठोकते हैं कि शनि सिंगापुर में बहुत बुरा हो रहा है स्त्रियों को प्रवेश नहीं करने पर, वो एक इंस्टीट्यूशन को तोड़ने पर आमादा हैं पूरी तरह से, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति भगवान की पूजा करने के लिए स्वतंत्र है। पहली बात तो रवीश कुमार को भगवान में क्या इंटरेस्ट सडनली हो गया था, ये बहुत हैरत की बात है, क्योंकि उनकी बातचीत में कहीं भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाई देता। दूसरा, आस्था, वहां पर आस्था का विषय बहुत बड़ा बना दिया उन्होंने ये कहा कि साहब ये आस्था का विषय है, ना कि किसी नियम कायदे कानून का विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रवीश कुमार ये कहने की कोशिश करते हैं कि शनि सिंगापुर में जो स्त्रियां कर रही थीं, हजारों साल पुरानी परंपरा को तोड़ करके वहां तेल चढ़ाने के लिए जा रही थीं, तो उन्हें उनकी आस्था के कारण यह कर्म करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वहां पे नियम कायदे कानून और लॉ का कोई ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। वही रवीश कुमार इस मसले में कहते हैं कि नहीं साहब, आपको संविधान के दायरे में बात करनी चाहिए, आपको आस्था के दायरे में जाकर के बात नहीं करनी चाहिए। आप इसलिए उन्हें राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते क्योंकि आप बड़े आस्थावान और भावुक व्यक्ति हैं। आप आइए और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बात करिए। आप अब एक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए आस्था के साथ पूरा खिलवाड़ करने के लिए स्वतंत्र हैं, और आप कहते हैं कि राष्ट्रवाद पे कोई भी बात कर सकता है। वो ठीक उसी तरह से क्या शनि और ज्योतिष के संबंध में रवीश कुमार जानते हैं
यदि रविश कुमार ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिष के संबंध में बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोलने को स्वतंत्र हैं, तो मुझे लगता है फिर अनपढ़ बेचारे तो देश प्रेम में ऐसा बोल जा रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की विवेचना करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों को तय करना होगा कि उन्हें किस विषय पे बोलना चाहिए और किस पे नहीं। मुझे तो लगता है कि रविश कुमार जैसे लोगों ने ये रहनुमाई कर दी है कि आप किसी भी विषय पे कुछ भी बोल सकते हैं जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ये तो उनकी ही बोई हुई खेती है, उनकी फसल भी तो उनको ही खानी पड़ेगी ना। मैं मोहित अग्रवाल। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैं काफ़ी देर से आपको सुन रहा हूँ राष्ट्रवाद और उसके भारत को लेकर के। ये सब इतना कुछ हो रहा है समाज में, विघटनकरण, और आजकल का जो खासतौर से यूथ है, जैसे जेएनयू में आजकल ये सब जो चल रहा है जिस पर आप बोल रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इधर काफ़ी वर्षों से बहुत सबके विचारों में सबके अलग अलग विचार हैं। कोई कहीं से जुड़ा हुआ है, एक ही परिवार में लोग अलग अलग तरीके से जुड़े हैं। सगे भाई हैं तो उनकी कुछ विचारधारा है, तो उनकी कुछ विचारधारा है, आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस है। अगर इसको बहुत बड़े पैमाने भारत में सोचो तो इस तरह के बहुत हजारों लाख करोड़ लोग, और सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो तथाकथित गैरिया आप बोल रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, जो हमारे समाज की जो संरचना है या जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं 2000, 3000, 4000 साल से, जैसा कि आपने कहा अभी पहले, तो ऐसा क्या चीज, कौन सा सूत्र पिरोना चाहिए कि जो एक नेशन वाइड एक मुहिम ऐसी बने? ऐसी क्या चीज करनी चाहिए कि सबकी विचारधारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, या लोगों का सोचने का ढंग और सरलीकरण हो जाए, विघटनकरण रुक जाए? क्योंकि यहाँ तो भाई भाई को मारने में लगा हुआ है। तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए, ऐसा क्या सूत्र पिरोना चाहिए जिसमें एक ऐसी चीज निकल के आए कि कम से कम लोगों का पहले एकीकरण हो वैचारिक तौर पे, उसके बाद आपस में कोई वैचारिक मतभेद भी हो तो वो उसको बैठ के सुलझा ले, लेकिन कम से कम वो एक हो। क्योंकि हर पार्टी, डिफरेंट पार्टीज के लोग या हर प्रकार, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है, वो उसी प्रकार से लोगों को लीड करते हैं। और आज इंडिया जैसे देश में जहाँ जो डेटा मेरे पास है उसमें मोर देन 65% यूथ्स में आता है जो बिलो 30 ईयर्स है, व्हिच आई थिंक इज अ यूथ, इट्स अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फोर्स। तो ऐसा क्या सूत्र होना चाहिए कि जो एक सरकार चालू करे या कोई भी ऐसी चीज चालू हो जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर पूरे इंडिया में चले और लोग सोचने के लिए मजबूर हो? ऐसा क्या चीज होना चाहिए जिससे विघटीकरण, जो विघटनकरण है, वो रुके? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल में असहमति मुझसे बहुत सारी बन सकती है, लेकिन जो मेरे देखे, जो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी राष्ट्र हो, देखो हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं आने वाले समय में जब राष्ट्र नाम की संस्था जो है वो लगभग पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। ये 1 सेंचुरी में शायद हम लोग ऐसा कुछ देखने वाले हैं कि जब हम राष्ट्र नहीं देख पाएंगे, इतने सारे जो हम देश देखते हैं वो शायद हम अपने चारों तरफ नहीं देख पाएंगे। हम शायद किसी एक ग्लोब का हिस्सा बन जाएंगे। मगर यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है कि क्या ये लड़ाई उस ग्लोब पर कब्जा पाने के लिए तो नहीं हो रही है? मेरा प्रश्न आपसे भविष्य आगे की सेंचुरी को लेकर नहीं था, हम तो प्रेजेंट में नहीं, मैं उसी पे मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये झगड़ा उस एक दिन को लेकर के नहीं है जब हम ग्लोब बनेंगे, और जब हम ग्लोब बनेंगे तो भी तो आखिर एक संस्कृति उस पर राज्य करेगी, तो भी तो एक सोच उस पर राज्य करेगा। तो अब हमको उसमें एक सबसे अच्छे वाले संस्कृति और सबसे अच्छी सोच को बचाने पर काम करना चाहिए। कानून भी बहुत कुछ करता है, शिक्षा भी बहुत कुछ करती है, लेकिन जिस चीज को पिछले 100-150 सालों में सबसे कम अहमियत दी गई है इस देश में, पूरी दुनिया में, इस देश में विशेष करके, क्योंकि इस देश को उसका सबसे बड़ा खान, सबसे बड़ी उसको माना जा सकता है, वो है कैरेक्टर, चरित्र। भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज रही है चरित्र और चरित्र का निर्माण।
यदि हम सचमुच अपने समाज में, अपने देश में विघटनों से दूर होना चाहते हैं तो हमें चरित्रों के निर्माण पे सबसे अधिक काम करना चाहिए। सरकार भी ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने में अब तक असफल रही है जहाँ पे चरित्र निर्माण पर काम हो सके। जो शिक्षालय बने, जो एजुकेशनल सेंटर बने, वो चरित्र निर्माण की जगह बहुत अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वो रोजगार निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण तक ही सीमित रह गए। कुछ हद तक उन्होंने बौद्धिक व्यक्तियों को निर्मित किया, लेकिन चरित्र और संवेदना को निर्मित करने में वो पूरी तरह असफल हो गए। संसार में मनुष्यता जो है वो संवेदना की वजह से जानी जाती है, सेंसिटिविटी की वजह से जानी जाती है और उससे उत्पन्न विचारों की वजह से जानी जाती है, ना कि बासी सड़ी गली अवधारणाओं की वजह से जानी जाती है। तो चाहे हमें दलित और ब्राह्मण की दूरी खत्म करनी हो, चाहे हमें अमीर और गरीब की दूरी खत्म करनी हो, चाहे हमें बड़े और छोटे आदमी, कमज़ोर और बलवान की दूरी खत्म करनी हो, इन सब चीज़ों को हम कभी भी कानूनी दायरे से नहीं समझा सकेंगे। ये इतिहास ने 2-2.5 हज़ार सालों के बता दिया है कि हमारे सारे के सारे राजनीतिक क्रांतियां असफल हो चुकी हैं। तो एक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता होती है, और वो आध्यात्मिक क्रांति किसी व्यक्ति या संगठन का नहीं हो करके बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर होना चाहिए, जहां पर चरित्र निर्माण पर काम हो। क्योंकि जब लोगों की चरित्र निर्मित होंगे, सिर्फ तभी हम इस तरह के विघटन से बच सकेंगे। क्योंकि केवल चरित्रवान और संवेदनशील व्यक्ति ही विघटन से दूरी रखता है और वो सृजनात्मक अवस्था में जीता है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारे सारे नारे, हमारे सारे दावे, हमारे सारे कानून, हमारी सारी असहमतियां वो सब विफल हो जाएंगी और हम शायद एक बहुत ही बुरे रक्तपात से गुजरने वाले हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो वो चरित्र का स्वरूप क्या होना चाहिए जिससे हम इन सारी समस्याओं से बच मैंने अभी कहा कि चरित्र मतलब कि एक संवेदनशील और सृजनात्मक मनुष्य का निर्माण, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होना चाहिए। जिस तरीके से मीडिया अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, उसे कुछ सदुपयोग की तरह उसे आना चाहिए। खबरों के हमें दायरे बदलने चाहिए, हमें अपने आइडल्स बदलने होंगे, हमें अपने नायकों को बदलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में नायक जो है वो बहुत गड़बड़ हो गया है, इस दुनिया में हो गया है। हमने कुछ राजनीतिक लोगों को, कुछ ताकतवर लोगों को हमने नायक बनाने की परंपरा बना ली है। हमें उससे बाहर निकलना होगा और हमें आइकॉन्स नए तरह से गढ़ने होंगे और हमें उन आइकॉन्स को सामने रखना होगा ला करके, जिनका काम चरित्र और संवेदना पर हो, जिनका काम सृजनात्मकता पर हो, क्रिएटिविटी पर हो, न कि उन लोगों का जिनका काम सत्ता या ताकत पर हो। हमें इसे बदलना होगा। तब हम अध्यात्म की तरफ जा सकते। नहीं, अध्यात्म नहीं, तब हम सही मानवता की तरफ जा पाएंगे। आध्यात्म कोई अलग चीज नहीं, आध्यात्म तो सबके पास है। आध्यात्म उनके पास भी जो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक नहीं हैं। आध्यात्म तो आपके भीतर से जागने वाली कोई भी विजडम जो आपके अंदर जाग रहा है, कोई भी ख्याल जो आपके भीतर पैदा हो रहा है और वो आपको सुकून पहुंचा सकता है, वो सब आध्यात्म के दायरे में चला जाएगा। आध्यात्म तो कोई ऐसी टेढ़ी चीज नहीं है। टेढ़ी चीज है कैरेक्टर का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना। वो जो कुछ अच्छा हम कभी कभी महसूस करते हैं, क्या हम उसे रेगुलर कर सकते हैं? क्या हम उसे अपने स्वभाव का हिस्सा बना सकते हैं? तो जब तक हम स्वाभाविक रूप से सरल, सहज, सृजनात्मक नहीं होंगे, संवेदी नहीं होंगे, तब तक हम अच्छे चरित्र नहीं ला सकेंगे। और जब तक हम अच्छा चरित्र नहीं लाएंगे, तब तक हम अच्छा राष्ट्र नहीं पैदा कर सकेंगे। अक्सर देखने को मिलता है, कहीं आतंकवादी हमला होता है तो आतंकवादी का नाम आता है, और जाहिर सी बात है आतंकवादी का नाम आता तो सारे मुस्लिम का नाम आता है कि मुस्लिम आतंकवादी हैं। क्या मैं ये जानना चाहूँगा कि सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं? क्या मुस्लिम देशभक्त नहीं होते? क्योंकि दूर दूर से आवाज़ आती है कि मुस्लिम हमला किया है तो आतंकवादी होगा। क्या मैं अपने नाम के आगे भारत लगाया कि आतंकवादी हूँ, मैं देशभक्त नहीं हूँ? मैं कैसे साबित करूँ आखिर कि मेरे अंदर देशभक्ति है, मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ? देखिए, बिल्कुल सही है आपका कहना कि आम तौर पर जो पिछले कुछ सालों में जो आतंकी घटनाएं भारत में घटी हैं, उनमें ज़्यादातर घटनाएं जो हुई हैं उनमें मुस्लिम आतंकवादी ही रहे हैं। यद्यपि सुदूर पूर्वोत्तर में और दक्षिण में इसके साथ आतंकी घटनाएं घटती रही हैं, जिनमें कि गैर मुस्लिम शामिल रहे हैं, जिनमें तमाम माओइस्ट और इस तरह के लोग रहे हैं जिन्हें नक्सलाइट हमलों के रूप में देखा जाता है। यद्यपि वो भी आतंकी हमले ही हैं,
वो भी आतंकवादियों की ही श्रेणी में आते हैं। भले ही उनके साथ, चूंकि ज़्यादातर पत्रकार कहीं ना कहीं एक समर्थन और सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं माओवादियों के प्रति या नक्सलाइट्स के प्रति, इसलिए उनको वो आतंकवादी नहीं कह करके एक अलग नाम से पुकारते रहते हैं। लेकिन और मुसलमान या दुनिया की किसी भी जाति या धर्म से मौलिक रूप से नफरत करते हैं सारे के सारे जो कम्युनिस्ट होते हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने की साजिश भी वो साथ साथ रचते हैं कि वो जैसे ही एक मुसलमान पकड़ा जाता है आतंकी घटना में तो कह देते हैं इस्लामिक टेररिज्म, जब सिख पकड़ा जाता है तो कहते हैं सिख टेररिज्म, जब तमिलनाडु से कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें तमिल टेररिज्म कहने की कोशिश करते हैं, कोई साध्वी पकड़ ली जाती है तो उसे हिंदू टेररिज्म के नाम से पुकारते हैं। लेकिन जब कोई माओइस्ट पकड़ा जाता है तो उसे नक्सलाइट आंदोलन का हिस्सा बताते हैं, तब वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि साहब ये तो मजबूर और मजलूम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भी वामपंथी षड्यंत्र का हिस्सा है जो मुसलमानों को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं, और यद्यपि मुसलमानों को मरहम भी ऊपर से लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि देखो साहब आपके साथ बड़ा बुरा हो रहा है, आपको आतंकवादी कहा जा रहा है। सेकंड, दूसरी बड़ी बात यह है कि इससे पहले कि मुसलमानों को आतंकी कहा जाए, इसके पहले सिख आतंकवाद एक बहुत बड़ा नाम रहा। एक दौर में तमाम पंजाब के अंदर ऐसे आतंकी घटनाएं पंजाब से लेकर देश भर में हुई कि सिखों को आतंक के साथ जोड़ा गया मुसलमानों से पूर्व। तमिलनाडु में तमाम तमिलियंस को तमिल आतंकवादियों की तरह देखा गया जब एलटीटी का ज़माना था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों कहा गया, लेकिन एक पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसके अंदर की ज़्यादातर मुस्लिम देश या मुस्लिम देशों से संबद्ध लोग या तमाम मुसलमान आतंकवादी बनते चले जा रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के लिए बहुत क्रिटिकल और बहुत तकलीफ़ का समय है कि जो उन 10% मुसलमानों का जो खामियाजा है वो बाकी के 90% मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, जो कि सचमुच भोले भाले हैं और जो देशभक्त हैं और जो देश से जुड़े हुए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अभी भी इस देश के अंदर ये स्थितियां हैं, यद्यपि पैदा करने की कोशिश कई बार की जा चुकी है और अभी भी की जाती है कि मुसलमान आतंकवादी है और लगभग सारे मुसलमान वैसे ही। इसमें बहुत बड़ा दोष इस तरह के संगठनों का है जो मुसलमानों से नफरत करते हैं और उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ इनमें कुछ मुसलमानों का भी अपना एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी एक कमजोरी है, दोष तो नहीं मैं कहूँगा कि कमजोरी है कि वो खुलकर के इस तरह की घटनाओं के विरोध में नहीं आते हैं, खुल करके वो इसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, या अफजल गुरु या याकूब मोमिन जैसे जब मामले उठते हैं तो वो इसका विरोध करने की बजाय वो उस पर मौन अक्सर रह जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और कई बार बल्कि उसका समर्थन भी मौन तरीके से कर देते हैं। तो इन सब का दुष्प्रभाव पूरे भारत पे पड़ता है, पूरी दुनिया पे पड़ता है, मुसलमानों की छवि बिगड़ती है। तो मुसलमान को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे साबित करना है कि वो देशभक्त है, वो इस देश में है और इस देश के अंदर वो उसी तरह से काम कर रहा है जैसे कि दूसरे मुसलमान, जैसे दूसरे हिंदू या सिख कर रहे हैं, और कई बार उनसे बेहतर काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि अभी तक कम से कम हमारी डेमोक्रेसी में कहीं भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन इसको लेकर के नहीं हो रहा है। आपका उपराष्ट्रपति अभी भी मुसलमान है, आपका राष्ट्रपति मुसलमान होकर के गुजरा है, अभी तमाम मिनिस्ट्रीज मुसलमानों के पास है, तमाम ब्यूरोक्रेट हैं मुसलमान, बहुत बड़े बड़े फिल्म अभिनेता मुसलमान हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और क्या कहते हैं आमिर खान, जिनके पीछे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग दीवाने हैं, उनकी फैंस फॉलोइंग है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमानों को बिल्कुल से कोई नकारा गया है, लेकिन हाँ, कई संगठन हैं जो ऐसा चाहते हैं कि मुसलमान बदनाम हो जाए, और उनमें वामपंथी संगठन भी हैं। ऐसा ना समझिए कि उसमें केवल वही संगठन है जो दक्षिणपंथी हैं, उनमें तमाम वामपंथी संगठन जो मुसलमानों के पक्ष में आकर के मुसलमानों को बदनाम करते। क्या आपको नहीं लगता है कि अफजल गुरु जैसे मुद्दे को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसे उठा करके लेकर के आना और उसके पीछे तमाम हिंदू लोगों को खड़ा करके, उसमें अधिकतर हिंदू थे उस पूरे मूवमेंट के अंदर, जो मैं जेएनयू में जो चल रहा था उसमें बहुत थोड़े से मुस्लिम थे शामिल, लेकिन उसमें पूरे देश में क्या मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश नहीं हुई। इस तरह से वो हरकतें करते हैं, लेकिन मुसलमान को इस तरह की हरकतों का विरोध करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि हम इस तरह किसी वाहियात चीज के साथ नहीं हैं, हम इस राष्ट्र का हिस्सा हैं और हम उसी तरह से हैं जैसे दूसरा हिंदू है। उन्हें कुछ भी अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें कम से कम अपने ऊपर जब कोई आरोप लगे तो उसकी बहुत अच्छे से सफाई देने की ताकत भी होनी चाहिए। और मैं बार बार कहूंगा
कि मुस्लिम कम्युनिटी में पढ़ाई लिखाई बढ़ती चली जानी चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे सिर्फ तभी जाकर के वो अपनी बात को सही तरीके से जनता के बीच में रख सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो 90% मुस्लिम जो दोषी नहीं है, 10% लोग ही जो मुस्लिम जो आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, 90% मुस्लिम जो उसमें शामिल नहीं है, तो आपको क्या नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं इसके समर्थन में हैं, चाहे वो मौन रह के ही उनकी मौन सहमति है, और वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मुसलमान राष्ट्र जो है बन जाए, उनकी सुप्रीमेसी स्थापित हो जाए। ऐसा नहीं लगता आपको? जी, आम तौर पे एक ऐसी ही अवधारणा को फैलाने की कोशिश की जाती है हमारे चारों तरफ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मुसलमान कहीं ना कहीं किसी न किसी केंद्र में, अपने मन के कोने में इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ देखना चाहता है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया का इस्लामीकरण हो जाए और पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, क्योंकि ऐसा कुरान में कहा भी गया है कि ये अल्लाह की किताब है और ये अंतिम किताब है, अंतिम फरमान है, और लोगों को अब कुफ्र छोड़ करके मोमिन होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात इसके साथ साथ आती है कि क्या हिंदुओं के मन में ये इच्छा नहीं आपको दिखाई दे रही है कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया भगवा हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हिंदू हो? क्या ये इच्छा खालसों में नहीं दिखाई दी कि पूरी दुनिया को सरदार बनाना चाहते ठीक टाइम में, या अभी भी कहीं होगी तभी कुछ नहीं? क्या ये जूस में नहीं दिखाई देती है? यद्यपि वो चाहते ही नहीं कि दुनिया में जूस के अलावा कोई रहे। क्या ये क्रिश्चियंस में नहीं रही है? सबसे अधिक क्रिश्चियंस में रही है। वो चाहते हैं पूरी दुनिया क्रिश्चियन हो जाए। ये हमारा अपने, इसी की मैं बात थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमारा सबसे बड़ा लगाव हमारे अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति होता है। तो इसमें ये कहना कि मुसलमान ही ऐसा सोच रहा है, बिल्कुल गलत है। इनके बावजूद भी हम एक राष्ट्र में रहते हैं और हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जिस तरीके से हिंदू या सिख या ईसाई सोचते हैं, वैसे अधिकतर मुसलमान भी केवल और केवल हिंदुस्तानी ही बने रहने में खुश हैं। उन्हें कोई शौक़ नहीं है कि यहाँ पे अरब या पाकिस्तान का शासन हो जाए। उन्हें कोई शौक़ नहीं है कि वो इस्लामिक शरीयत, अब अगर आप इसका प्रमाण लेना है तो आप अफ़गानिस्तान में जाके देखिए, जब वहाँ पे तालिबान हट गया तो वो कितने खुश हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन चूंकि सत्ता के खेल है और राज्य जो है, ये भी एक परिभाषा के अंतर्गत आता है कि राज्य दरअसल राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम होता है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं मुसलमानों के भी जो ये सोचते हैं कि हम एक राज्य बना लें जिसमें सारे के सारे मुसलमानों से हम अपनी मनचाहे गुलामी करवाएं। परंतु मैं नहीं समझता कि इस तरह के आरोप मुसलमानों पे लगाने ठीक होंगे कि उनमें से अधिकांश मौन स्वीकृति देते हैं। मैंने ये ज़रूर कहा है कि शायद वो इतने बोल्ड, इतने हिम्मती नहीं हो पाए अभी तक कि वो इन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर सके, इनके खिलाफ सीधे खड़े हो सके। ये थोड़ी सी उनमें नॉलेज जो है उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी इन्हीं सभी विवादों के बीच में, जहाँ राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रेम को लेकर इतना बड़ा विवाद चल रहा है, एक दूसरा विवाद और जो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है कि दुर्गा और महिषासुर को लेकर जो एक नई कथा गढ़ी गई है, और फिर उस कथा को भी एक राष्ट्रवाद का अमली जामा पहनाकर उसको विवाद के केंद्र में रखने की कोशिश की गई है। तो आप क्या देखते हैं कि इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या कोई समानता संबंध है, या फिर उन दोनों को ये दोनों एक अलग मुद्दे हैं? देखिए, क्योंकि मैं जेएनयू से परिचित हूँ और बहुत सालों से मैं जेएनयू आता जाता रहा, और मुझे जेएनयू में रहने का बहुत सुखद एहसास भी है, और साथ ही साथ वो दंश भी बहुत सारे हैं मुझे जो जेएनयू में बहुत बार दिखाई दिए। आज इसे सदन में उठाया जा रहा है, आज इसकी चर्चा संसद में हो रही है, लेकिन इसकी बहुत पहले चर्चा होनी चाहिए थी। पर शायद पिछली सरकारें इस मामले में बहुत ही अकर्मण्य थीं और शायद बहुत धूर्त भी रही हैं, जो चाहती थी शायद देश में कुछ इस तरह की चीज़ें पनपने पाए, और पता नहीं कैसे ये यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है जो इस तरह की चीज़ों को होने देता है। ऐसी उल जुलूल चीज़ें जिनका कोई अर्थ नहीं है और उसको एक कथा की शक्ल दी जाती है। दुर्गा को वैश्या बताया जाता है, महिषासुर को एक वॉरियर, एक महान वीर बताया जाता है। मैं थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि क्या इनके पास एक नई कथा नहीं थी गढ़ने की?
अगर इन्हें अपनी किसी तथाकथित जाति की गरिमा की बात करनी थी तो ये उसकी गरिमा के लिए बहुत सी कथाएं इस देश में पड़ी थी जिनमें से वो निकाल करके उस पर वो बात कर सकती थी। वो एकलव्य का चर्चा करके भी ब्राह्मणों को गाली दे सकते थे, इसमें आवश्यकता नहीं थी कि आप उसे दुर्गा को, जो कि एक बहुत गहरी आस्था से जुड़ी हुई है, आप उसकी आस्था को यूँ समझिए कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रगान है वह भी दुर्गा को समर्पित रहा है, जो राष्ट्रगीत है भारत का वंदे मातरम वह भी दुर्गा को समर्पित रहा है। वो दुर्गा के लिए दरअसल गाया गया, जिसे बाद में भारत के लिए रख लिया गया। भारत का जो चित्र जो बनाया गया, जो भारत की एक शक्ल देने की कोशिश की गई भारत माता की, वह भी दरअसल दुर्गा से प्रेरित हुई और दुर्गा की ही चित्र को तो इतनी महत्वपूर्ण देवी जो भारत की रगों में बहती है, यदि आप उसे वैश्या कहते हैं और उसके बाद भी आप इस देश में सुरक्षित रहते हैं, हंसते खेलते हैं और अपनी डिग्रियां लेके निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस धरती पर इतना सहिष्णु या इतना बेहया समाज नहीं हुआ होगा। तो यदि अगर इस समाज में थोड़ी सी जागरूकता अगर आई है, इस समाज की कर्णधारों में अगर ऐसी समझ आई है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी शुचिता, अपनी पवित्रता, अपने धर्म, इन चीज़ों के प्रति जागरूक हुए हैं, तो मुझे लगता है ये तो स्वागत योग्य होना चाहिए। और वो लोग जो इस तरह की उल जुलूल कथाओं की रचना कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को निश्चित रूप से कानूनन दायरे में दंड दिया जाना चाहिए। इस देश में ऐसे तमाम एक्ट हैं जिसमें आप किसी जाति विशेष के खिलाफ अगर आप बोल दें तो आप 10 वर्ष तक जेल में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पूरी जाति की जो अधिष्ठात्री है या जो एक पूरी जाति की जिसे माँ माना जा सकता है, आप उसको सरेआम गाली दे देते हैं और आपके खिलाफ कोई सज़ा नहीं है। तो ये तो हैरत अंगेज बात है। और फिर भी आप कहते हो वो एक बेगुनाह लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हो, मासूम लोग हैं। तो ये चाहे रोहित वेमुला जैसे लोगों की जब आप बात करते हैं तो आप उनके भी आप जाइए, उनके सोशल नेटवर्क्स को जरा आप चेक करिए, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे जो उन्होंने किया था काम, उनमें बहुत कुछ ऐसा था कि यदि वो दूसरे किसी रिलीजन के बारे में ऐसा इसका दशांश भी कर रहे होते तो शायद वो अपने पूरे परिवार का जीवन बचाने के लिए पता नहीं शायद टुंड्रा प्रदेश में कहीं छुप गए होते जा करके। ये हालत थी। आप भारत की सहिष्णुता का नाजायज़ लाभ मत लीजिए। आपके पास अपनी अस्मिता पर, अपनी गरिमा पे बात करने के लिए आपको इस देश में अवसर दिया गया है। इस देश की गरिमा या इसकी अस्मिता का हनन करने का आपको अवसर नहीं दिया गया है। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप, लेकिन इस देश की गरिमा और अस्मिता को निश्चित कौन करेगा? ये देश निश्चित करता है। इस देश का बहुतंत्र जो बहुमत है वो तय करता है। आप जाइए और वेमुला के सपोर्टर्स जो समर्थक है उनका कहना ये है कि अभी ये अस्मिता और गरिमा हम उनके ऊपर भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी जो सत्ता में है उसके द्वारा और संघ के द्वारा थोपी जा रही है। तो आप इससे कहाँ तक सहमत है कि क्या संघ और भाजपा ऐसी एक अस्मिता और गरिमा? मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी त्रुटियां भारत में होती रही हैं, उन त्रुटियों पे बहुत चर्चा होनी चाहिए। जैसे मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे और बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने दलित उत्थान में बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो संबोधि प्राप्त बुद्ध नहीं थे। उनके नाम पे उनकी मृत्यु के दिन को जब महापरिनिर्वाण लिखा जाता है तो ये न केवल गलत है साहित्यिक और धार्मिक रूप से, बल्कि ये हास्यास्पद भी है, लेकिन इसे लिखा जाता है। और परिनिर्वाण एक आध्यात्मिक शब्द है जिसको भी ब्राह्मणों ने तैयार किया। निर्वाण कोई बुद्ध या बौद्ध समुदाय में चर्चित हुआ जरूर, लेकिन ये शब्द नहीं है उनका। तो ये निर्वाण माने मोक्ष और मुक्ति, ये कौन तय करने लग गया है? एक समूह तय करने लग गया है। इसकी जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को कौन बना रहा है? तो आपकी मर्जी, आप निर्वाण लिखिए, महापरिनिर्वाण लिखिए मेरे, लेकिन साहित्यिक रूप से और दार्शनिक रूप से गलत है। आप इस तरह गलतियां करने को स्वतंत्र हैं। और यदि मान लीजिए कोई ये कहने की भी कोशिश आपसे करता है कि नहीं, अंबेडकर के जीवन में तमाम ऐसी खामियां थीं और तमाम ऐसी क्या कहते हैं बुराइयां आपको मिल सकती हैं जो कि एक बड़े कॉमन से पॉलिटिशियन में होती हैं, तो आप चढ़ जाते हैं सिर के ऊपर ये बताने के लिए साहब ये तो बहुत बुरी बात की जा रही है एक व्यक्ति के बारे में, जबकि सिर्फ बात हो रही है। आप एक देवी की बात करते हैं, आप एक देवता की बात करते हैं जिसमें एक व्यक्ति नहीं शामिल होता, एक पूरी पीढ़ी शामिल होती है, एक पूरी संस्कृति शामिल होता है, एक पूरा राष्ट्र शामिल होता है। आप उसका अपमान करते हैं।
मैं किसी भी अपमान के पक्ष में नहीं हूं, ना कुरान के अपमान में, ना पुराण के अपमान में, ना मोहम्मद के अपमान में, ना दुर्गा के अपमान में। आप किसी भी महापुरुष का या किसी देवी देवता का अपमान करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ठेका नहीं ले रखा है भारतीय धर्म का। ये बात और हो सकती है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हो सकता है शायद वो थोड़ी इस बात को लेके कॉन्शियस हो कि भारत का जो बहुमत है, जो भारत के बहुसंख्यक जो आबादी है, उसकी आस्थाओं को चोट नहीं लगने पाए, चाहे जिन भी कारणों से हो, लेकिन उसके मन में ये रुचि अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी तय कर रही तो बिल्कुल गलत है। मैं तो इसका प्रमाण हूं कि मैंने खुद 6 साल 7 सालों 8 सालों से, मैंने 6 सालों से 7 सालों से मैंने देखा है, और मैंने जेएनयू में कई बार इस पर चर्चा भी की है कि ये क्या वाहियात चीज़ें हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये तो जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन जो जेएनयू में अब तक रहा है, ये तो उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों उसने इस तरह के लोगों को पनपने दिया है अपने आसपास। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको तय करना पड़ेगा, सरकार को भी तय करना पड़ेगा और जनता को भी तय करना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता किसी इंस्टीट्यूशन में भी नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरीके के दुराग्रहपूर्ण जो कार्य कर रहे हैं उन्हें अवसर दे और उनको एजुकेट करके कि सभ्य समाज के बीच में भेज दे। क्योंकि यदि ऐसे लोग कल पत्रकारिता में जाते हैं, ऐसे लोग यदि कल सरकारी सर्विसेज में जाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, टीचर बनते हैं, तो ये देश को किस तरफ लेकर के जाएंगे, ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत डेंजरस है। और इनकी शिनाख्त भी होनी चाहिए और इन लोग समाज में प्रवेश न कर सके उस तरह से बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सरकारों को तय करना चाहिए। क्योंकि ये इतना आसान, इतना सरल नहीं और इतनी छोटी सी बात नहीं है कि आपने किसी भी देवी या देवता का अपमान इतने सिंडिकेट और इतने बौद्धिक तरीके से किया है। आपने बाकायदा एक पूरी कथा रच ली है, आप उस कथा को प्रमाणित करने पे जुटे हुए हैं और आप उसके आधार पर एक बहुत बड़ी, आप केवल देखो दुर्गा का अपमान नहीं न कर रहे हो, दुर्गा नारी शक्ति का प्रतीक है। पूरी दुनिया में सभी देवता, चाहे कोई खुदा हो चाहे कोई गॉड हो, सब पुरुष हैं, सबके साथ पुरुषवाचक चिन्ह लगा है। लेकिन भारत ने यह भी किया कि उसने महामाया या दुर्गा का सृजन किया, जिसके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश को बिठा दिया ला करके। उसने नारी शक्ति की इतनी बड़ी गरिमा बनाई, तो कम से कम आप देवी की नहीं आराधना कर सकते तो स्त्री के अपमान से तो बचते। तो इसका अर्थ ये कि वो लोग जो फेमिनिस्ट होने का और फेमिनिज्म पे जो बातें करते हैं, वो शायद सिर्फ स्त्रियों के शोषण के लिए फेमिनिस्ट या महिला सशक्तिकरण का नाम लेते हैं, न कि महिलाओं के सशक्ति या गरिमा में उनका कोई इंटरेस्ट है। और सचमुच साम्यवाद में स्त्री है क्या? उपभोग की वस्तु है और क्या है। अगर स्त्री कमा रही है, खा रही है, तो उसके बाद उपभोग की वस्तु है। और यही एक पॉलिसी है जिसको वो अपने आसपास की स्त्रियों के बीच में बड़े ही मॉडेस्ट तरीके से डालते हैं, बड़े सुंदर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उन स्त्रियों का चारित्रिक हनन या उनके चरित्र के खिलाफ हो जाना चाहते हैं जिन स्त्रियों ने तमाम स्त्रियों को जीवित रहने की और अपनी इज्जत को, अपने सामर्थ्य को बना करके जीने की प्रेरणा दी। दुर्गा ने केवल भाजपा को नहीं जीने की शिक्षा दी है, दुर्गा ने 2000 सालों में पूरे भारत को कई बार जिंदा रखा है, कई बार मिटने से बचाया है। पता नहीं कितनी लाख स्त्रियों को इसने वो ताकत दी होगी कि उन्होंने तमाम पुरुषों का या तमाम विरोधियों का मुकाबला किया होगा। तो ऐसे आइकॉन को बिगाड़ना, मुझे लगता है कि ये बहुत, जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े अपराध होंगे उनमें से एक अपराध गिना जाना चाहिए। और मेरा आपके साथ अंतिम सवाल, जेएनयू के अंदर जो लोग उमर खालिद या कन्हैया के पर जो आरोप लगाए गए और भारत माता के टुकड़े होंगे या कश्मीर मांगे आज़ादी और कश्मीर को भारत से अलग करने की जो वकालत की गई हो, जो उनका समर्थन उसके बाद से जो आया, उन लोगों का दावा ये है कि वास्तव में मुद्दा ये ना हो कि मुद्दा ये है राष्ट्र के निर्माण के लिए कि हमारे यहाँ पे जो जातीय जो विविधता है, वो जातीय जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या जो हमारे यहाँ धर्म के आधार पर जो भेदभाव है या महिला जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नर नारी का, और एक जो हमारे यहाँ पे एक ओपन इकोनॉमिक मार्केट आ गया है जिसके अंदर गरीब का शोषण किया जा रहा है। यदि हम इन सबको दूर कर लेते हैं तो ही हम राष्ट्रीय का निर्माण कर पाएंगे। और वास्तव में हम वही राष्ट्र के निर्माण, उनके अनुसार वो उसी राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं और जो दूसरा पक्ष है वो ऐसा करने से रोक रहा है उन्हें। तो आप मानते हैं कि यदि वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो राष्ट्र की परिभाषा में आएगा और वो एक राष्ट्र निर्माण के लिए सफल हो पाएंगे हम? देखिए, दूसरा पक्ष क्या कर रहा है वो तो उन्हें दूसरे पक्ष से पूछना पड़ेगा।
रही बात की राष्ट्र निर्माण के लिए जो विवेचना उन्होंने की हुई है, निश्चित रूप से एक नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक नेशन के भीतर, एक राष्ट्र के अंदर किसी भी जाति को, खासतौर पे एक सेक्युलर देश के अंदर, आप ये 26-27 इस्लामिक देशों में आप ये व्याख्या नेशन की नहीं कर सकते हैं। आप उतने ही लगभग 30 के आसपास के ईसाई देशों में आप ये व्याख्या नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी कम्युनिस्ट का देश में जाकर के आप ये व्याख्या नहीं दे सकते हैं। लेकिन चूंकि भारत एक सेक्युलर देश है संविधान के पन्नों के ऊपर, तो वहाँ पर आप ये व्याख्या कर सकते हैं और निश्चित रूप से भारत ने इसको स्वीकार भी किया हुआ है। मुझे लगता है कि भारत इस पर लगातार काम कर रहा है और भारत में स्त्रियों को दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा बढ़ कर के स्थान मिला है, न केवल धर्म के पन्नों में बल्कि राजनीति में, शिक्षा में, व्यवसाय में, मनोरंजन में, हर जगह वो हमने कई मिस वर्ल्ड दी हैं, तो हमने प्रधानमंत्री भी दिया है, हमने राष्ट्रपति भी दिया है। अमेरिका आज तक कुछ नहीं ऐसा दे सका है और हमने दिया है। हम चीन से बेहतर हैं इन मामलों में। हमने स्त्रियों को बहुत ताकतवर बनाया है और छोटी जाति और बड़ी जाति का भेद, जैसा मैंने कहा कि अब कुछ क्षेत्रों में और शायद मार्क्सवादी और साम्यवादी और तथाकथित प्रोग्रेसिव किताबों के पन्नों में ही ये ज़्यादा दिखाई देता है। मुझे तो नहीं पता है कि आप किसी होटल में बैठे हैं तो आपको कौन खाना परोस रहा है, कौन आपका मैनेजर है। तमाम अधिकारी जो हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो तथाकथित दलित से आते हैं। तमाम लोग जुडिशरी में नाम कमा रहे हैं। देश में राष्ट्रपति भी बन चुके हैं दलित और तमाम प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। तो अब आप पता नहीं किस तरीके की आप और समानता की बात करना चाहते हैं। अगर इस समानता की ये माने हैं कि तथाकथित सवर्ण जातियों को नष्ट करके तथाकथित दलित जातियों का एक साम्राज्य स्थापित करना, तो मुझे तो लगता है कि ये तो एक कूटनीति है केवल दलित लोगों को धोखा देने की, ताकि वो कहीं ना कहीं इनके ट्रैप, इनके जाल में फंस जाएं और वो अपने ही राष्ट्र के खिलाफ हो जाएं और उस राष्ट्र के खिलाफ हो जाएं जो इस संसार में मनुष्यता की अंतिम आश्रय है या अंतिम स्थली है जहां मनुष्यता जीवित है। जेएनयू से उठे हुए विवाद पे जो राष्ट्रीयवाद और राष्ट्रीय प्रेम पर आज हमारी चर्चा थी, उसके ऊपर हमारी चर्चा का जो एक निष्कर्ष के तौर पे हम देखें तो यह निकला है कि ये कहना कि भारत को गुमराह करना होगा कि भारत में मात्र जो राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता के ऊपर जो चर्चा या विचार है वो मात्र पिछले 200 या 250 साल पुराना है। नहीं, ओमदियक के विचारों से और उनकी परिचर्चा से ये स्पष्ट होता है कि भारत आज से नहीं बल्कि पिछले वैदिक काल से लगभग 5 से 7 हज़ार साल पूर्व हम देखेंगे कि भारत के अंदर किस प्रकार से राष्ट्रीय का जन्म होता है। और वो राष्ट्रीय का जो मूल आधार था वो आस्था था, और राष्ट्रीय एक आस्था के बाद ही, आस्था या धर्म के आधार के बाद ही जीवित रह पाता है। और वो जो अभी हमें वामपंथ बताना चाह रहा था कि राष्ट्रीय पिछले 150 या 200 सालों में हमने सीखा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के अंदर राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रेम बहुत पुराना है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय वामपंथियों ने जो राष्ट्रीय के ऊपर हमें अभी चर्चा, जिस तरीके से चर्चा करी है, वो यह भी बताता है कि वास्तव में वामपंथ के अंदर राष्ट्रीय के नाम की कोई जगह नहीं है। लेकिन वर्तमान के अंदर भारत के जो वामपंथी हैं वो राष्ट्रीय के ऊपर चर्चा करके या तो यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो एक पाखंडी हैं और एक सत्ता की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो वास्तव में अपने मार्क्स के मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं। एक कंक्लूजन के तौर पे यह बात निकल के आती है कि जो कश्मीर की आज़ादी है, वर्तमान के अंदर जो लोग वहाँ पे इसकी मांग कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ वहाँ की अभी जो अलगाववादी ताकतें हैं उनकी मांग के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि कश्मीर को उनकी स्वायत्तता के बारे में चर्चा करनी है, आज़ादी के बारे में चर्चा करनी है, तो हमें उन वो वहाँ से जो निष्कासित कश्मीर पंडित ब्राह्मण हैं उनको भी उसके अंदर सम्मिलित करना पड़ेगा और उनकी भी आवाज़ को जगह देनी पड़ेगी कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्या वो भारत में रहना चाहते हैं या कश्मीर के अंदर जाना चाहते हैं, और कश्मीर की ज़मीन पे आज भी अपना हक समझते हैं। क्योंकि अभी जो जिस तरह के निवेदिता मेनन या जेएनयू के कुछ प्रोफेसरों के बयान हैं, उसके अनुसार उन्होंने सिर्फ अलगाववादी ताकतों की जो आवाज़ें हैं उन्हीं को कश्मीर की स्वायत्तता से जोड़कर देखा है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि
जैसा कि परिचर्चा से निकल कर आया कि भारत के अंदर जैसा कि अभी एक ये भ्रम फैला देने की कोशिश कर दी जा रही है कि भारत अब अगले 50 सालों में लगभग तहस नहस हो जाएगा और यहाँ पे इस्लामीकरण इस देश का हो जाएगा। तो ऐसा भी कोई समस्या, ऐसा कोई डर नहीं है। भारत अभी भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है, क्योंकि भारत के अंदर अभी जो विवाद उठ रहा है वो भी यह बताता है कि भारत के अंदर अभी भी परिचर्चा करने का, तर्क करने का अभी एक जगह बाकी है। और भारत के जो मूल निवास, भारत के जो नागरिक हैं, वो आज भी इस भारत भूमि के अंदर अपनी आस्था रखते हैं। उसी आस्था का परिणाम है कि इस पूरे विवाद का इतना अधिक होने के बाद भी अभी लोग तर्क के आधार पर इस पर चर्चा कर पा रहे हैं।